आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 241। ये तियानफू पर्वत में रहने जैसा है। इस वरिष्ठ ने वास्तव में भविष्यवाणी की थी कि मैं ऐसा उपहार दूंगा, और वह ये भी जानता था कि मैं इस राज्य में आऊंगा। अगर मैं नहीं आता तो यह मध्यम आकार का ऊर्जा रूपांतरण पत्थर निश्चित रूप से इस कमरे में किसी के द्वारा पहचाना नहीं जाता और यह बेकार हो जाता। ऋषि वशिष्ठ को लगा कि राघव मेहरा अधिकाधिक भयानक होता जा रहा है। इस दुनिया में वास्तव में ऐसे लोग हैं जो अपनी उंगलियों पर स्वर्ग के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। जब किरण जोशी ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा तो उन्होंने अपने हृदय के आघात को शांत किया और उन्हें वह सब कुछ बता दिया जो वे जानते थे। उसके शब्दों से मैदान में फिर से सन्नाटा छा गया। एक क्षण के लिए एक के बाद एक लोगों के हौंफने की आवाजें आने लगीं। क्या ये पत्थर वास्तव में खजाना बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री है? और तो और उन्नत भी। ये सुनकर किरण जोशी स्तब्ध होकर वहीं खड़ी हो गईं। इस समय राघव मेहरा के प्रति उनकी प्रशंसा अद्वितीय स्तर पर पहुंच गई है। इसके अलावा वह मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि उसने पाया कि उसने जो भी अनुमान लगाया था वह सब सच था। ऋषि वशिष्ठ ने किरण जोशी की ओर देखा और निश्चयपूर्वक कहा, मेरे मित्र, तुम निश्चित रूप से असाधारण हो। इतने वरिष्ठ गुरु ने इतने स्पष्ट निर्देश दिए और तुमने वास्तव में उन सभी का अनुमान लगा लिया। तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से महान होंगी। यदि तुम इच्छुक हो तो तुम हमारे संप्रदाय में शामिल हो सकते हो और हम तुम्हें प्रशिक्षित करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऋषि वशिष्ठ जनरल लियू को बहुत महत्व देते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि किरण जोशी ने राघव मेहरा के निर्देशों को आसानी से समझ लिया, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किरण जोशी का उस सीनियर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। यदि इस नौकरी का भविष्य अच्छा नहीं है तो वह अपना सिर काट सकता है और किसी और को उस पर बैठा सकता है। ये सुनकर किरण जोशी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। कुछ लोग प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हैं। अमर का संप्रदाय उसे स्वीकार करना चाहता है। अरे बाप रे, मैं शायद सपना देख रहा हूँ। इस समय अनिल जोशी ने किरण जोशी से भी तेज प्रतिक्रिया दी। पलक झपकते ही वे ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे और सीधे प्रणाम किया। वरिष्ठ अमर, मेरे कुत्ते के बारे में इतना अच्छा सोचने के लिए धन्यवाद। जियो शुआए, आप वरिष्ठ अमर को तुरंत धन्यवाद क्यों नहीं देते? अपने पिता की बात सुनने के बाद किरण जोशी ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। शीघ्र धन्यवाद। किरण जोशी को सहमत देखकर ऋषि वशिष्ठ किरण जोशी से भी ज्यादा खुश हुए, मानो उन्होंने कोई फायदा उठाया हो। वे मुस्कुराए और बोले, वैसे अभी अभी तुमसे सुना कि तुम्हें भी उस सीनियर से पत्थर मिला है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? उन्होंने सोचा कि यह भी एक रूपांतरण पत्थर होना चाहिए, लेकिन यह एक निम्न श्रेणी का रूपांतरण पत्थर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने किरण जोशी से सुना था कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती द्वारा दिए गए 10,000 स्पिरिट स्टोन से यह पत्थर खरीदा था, जो कि राजकुमार आदित्य वर्मा द्वारा पत्थर पर खर्च किए गए स्पिरिट स्टोन से कहीं अधिक था। ये सुनकर किरण जोशी ने जल्दी से पत्थर बाहर निकाल लिया। ये पत्थर मुट्ठी के आकार का है और पूरी तरह से हल्के नीले रंग का है। किरण जोशी को लगा कि उनका पत्थर संभवतः राजकुमार आदित्य वर्मा के पत्थर जितना अच्छा नहीं है। आखिरकार राजकुमार आदित्य वर्मा का टुकड़ा बड़ा और अधिक महंगा था, जो 100,000 स्पिरिट स्टोन तक पहुंच गया, और उसे केवल 10,000 स्पिरिट स्टोन की जरूरत है। इसके अलावा राघव मेहरा पहले ही अपने परिवार के लिए बहुत भाग्य ला चुके हैं, इसलिए उनके लिए ज्यादा भाग्य नहीं बचा है। भले ही राघव मेहरा के साथ उनका रिश्ता राजकुमार आदित्य वर्मा से बेहतर है, तथापि जब पत्थर प्रकट हुआ तो ऋषि वशिष्ठ उसे देखकर दंग रह गए, मानो बिजली गिर गई हो। फिर उन्होंने बहुत जल्दी से कहा, मेरे दोस्त, क्या तुम मेरे प्रशिक्षु बनना चाहते हो? ऋषि वशिष्ठ ऊर्जा परिवर्तक पत्थर को देखकर भयभीत हो गए। यह ऊर्जा रूपांतरण पत्थर वास्तव में एक शीर्ष ग्रेड ऊर्जा रूपांतरण पत्थर है। वह वास्तव में सोच रहे थे कि किरण जोशी के हाथ में जो ऊर्जा रूपांतरण पत्थर है वह एक निम्न श्रेणी का ऊर्जा रूपांतरण पत्थर है। अप्रत्याशित रूप से इस घटनाक्रम के कारण उनकी कमर में मोच आ गई और वह उच्च श्रेणी के ऊर्जा रूपांतरण पत्थरों की दुर्लभता से अच्छी तरह परिचित थे।
पूरे परिलोक में केवल 1 या 2 टुकड़े होते हैं, लेकिन अब सीनियर ने वास्तव में एक टुकड़ा सीधे अपने सामने वाले लड़के को दे दिया। यह क्या दर्शाता है? इससे पता चलता है कि किरण जोशी उस सीनियर की बेहद कृपापात्र हैं। इस वजह से उसने तुरंत अपना मन बदल लिया। अब बात किरण जोशी को अपने संप्रदाय में शामिल होने के लिए कहने की नहीं है। उन्होंने किरण जोशी को अपना प्रशिक्षु स्वीकार कर लिया। जैसे ही ऋषि वशिष्ठ ने ये कहा, पूरा चौक सामूहिक कब्र की तरह शांत हो गया। वहां पूर्ण शांति थी। किरण जोशी स्तब्ध रह गईं। अनिल जोशी भी अचंभित रह गए। यही बात राजा महेंद्र वर्मा और अन्य लोगों पर भी लागू होती है। क्या तमाशा चल रहा है? उन्होंने पहले ही ये तय कर लिया था कि ऋषि वशिष्ठ अवश्य ही अमर होंगे, और सोचा कि यदि किरण जोशी सचमुच इस महापुरुष के संप्रदाय में शामिल हो गए तो वे अमर संप्रदाय में शामिल हो जाएंगे। भविष्य असीम है, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि कुछ समय बाद जब किरण जोशी ने अपना पत्थर बाहर निकाल लिया तो ऋषि वशिष्ठ ने अपना विचार बदल दिया। उन्होंने वास्तव में किरण जोशी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। किसी संप्रदाय में शामिल होना और इतने बड़े बॉस का शिष्य बनना दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। न केवल किरण जोशी और अन्य लोग स्तब्ध रह गए, बल्कि ऋषि वशिष्ठ की बात सुनकर इंदिरा मेनन और पार्वती मेनन, जो ऋषि वशिष्ठ के बगल में बैठी थीं, भी थोड़ी उदास हो गईं। ऋषि वशिष्ठ को एकटक देखते रहे। ऋषि वशिष्ठ ने पहले ही जनता के सामने घोषणा कर दी थी कि वे इस जीवन में कभी कोई शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे। यद्यपि इंदिरा मेनन पहले भी उनके साथ अभ्यास कर चुकी थीं, फिर भी उन्हें कभी शिष्या की उपाधि नहीं दी गई थी। वर्षों तक इंदिरा मेनन और ऋषि वशिष्ठ वास्तव में केवल गुरु और शिष्य थे, नाम मात्र के नहीं। अब नश्वर संसार में आने के बाद ऋषि वशिष्ठ ने वास्तव में उस मूल नियम को तोड़ दिया जिसका पालन उन्होंने नश्वर संसार के एक लड़के के लिए कई वर्षों से किया था। उन्होंने वास्तव में यहाँ एक नश्वर लड़के से पूछा कि क्या वह उनका प्रशिक्षु बनना चाहता है। यह अविश्वसनीय है। इंदिरा मेनन और अन्य व्यक्ति के लिए यह एक बड़ा झटका था। खासकर इंदिरा मेनन, वह रोना चाहती थीं। उसने फिर से चारों ओर देखा, ये देखने के लिए कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो उसे मार सकती है। किरण जोशी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने अवसर का लाभ उठाया, जमीन पर घुटने टेक दिए और ऋषि वशिष्ठ को प्रणाम किया। शिष्य गुरु का अभिवादन करता है। बोलते समय उन्होंने 3 बार प्रणाम किया। किरण जोशी को इस हालत में देखकर ऋषि वशिष्ठ की आंखें चमक उठीं और उन्होंने जल्दी से किरण जोशी को खड़े होने को कहा। साथ ही उन्होंने किरण जोशी के पत्थर के कार्य के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया। जब किरण जोशी को पता चला कि उनका पत्थर राजकुमार आदित्य वर्मा के पत्थर से बेहतर है तो उन्हें रोना आ गया। बॉस मेरे प्रति बहुत अच्छे हैं। ऋषि वशिष्ठ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने महसूस किया कि नश्वर संसार की यह यात्रा एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। उसे लगा कि उसे बहुत ज्यादा सौदा मिल गया है। वरिष्ठ ने पहले ही सब कुछ योजनाबद्ध कर लिया है। उन्होंने मुझे प्रतिभा की गोलियां बनाने में आपकी मदद करने के लिए यहां आने को कहा है। इस मध्यम आकार के ऊर्जा रूपांतरण पत्थर से संभवतः 5 प्रतिभा गोलियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन आपकी गोली से केवल 1 ही बनाई जा सकती है। मुझे ऊर्जा रूपांतरण पत्थर दे दो और मैं इसे कल ठीक कर सकता हूं। ऋषि वशिष्ठ ने राजकुमार आदित्य वर्मा और किरण जोशी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उनका मानना था कि राघव मेहरा उन्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लाए थे ताकि वह किरण जोशी और अन्य लोगों को ऊर्जा रूपांतरण पत्थर का उपयोग कर प्रतिभा स्मारक में सुधार करने में मदद कर सकें। उसी समय उन्हें एक प्रशिक्षु भी दिया गया। शायद स्वर्ग भेदन तकनीक की पुस्तक उन्हें सिर्फ अग्नि कौवे के कारण नहीं दी गई थी। शायद ये किरण जोशी की वजह से भी हो सकता है। शायद सीनियर को पहले से ही अंदाजा था कि वे किरण जोशी को अपना शिष्य स्वीकार करेंगे और उन्हें कौशल प्रदान करेंगे ताकि किरण जोशी भी अभ्यास कर सकें। ये सोचकर ऋषि वशिष्ठ को लगा कि दूसरा पक्ष तो और भी भयानक है। ये वास्तव में पूरी तरह से गणना और नियंत्रित है। जब राजकुमार आदित्य वर्मा को पता चला कि उनका ऊर्जा पत्थर किरण जोशी के जितना अच्छा नहीं है तो उन्हें कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस नहीं हुई, बल्कि सामान्य महसूस हुआ, क्योंकि राघव मेहरा और किरण जोशी एक साथ अधिक समय बिताते हैं और उनके बीच बेहतर संबंध हैं। जैसे ही वह ये सोच रहा था, अचानक उसकी नज़र अनन्या सिंह, बलबीर सिंह और अन्य 3 पर पड़ी। अनन्या सिंह भी करीब 1 महीने तक राघव मेहरा के साथ रहीं। अभी अभी यू डोंग ने कहा कि उसके इस पत्थर से 5 प्रतिभा वाली गोलियां बनाई जा सकती हैं।
इस अमर ने पहले ही एक टुकड़ा मेरे पिता को दे दिया है। अब इस पत्थर से 5 प्रतिभाएं बनाई जा सकती हैं। मैं एक ले लूंगा और बाकी 4 किरण जोशी को छोड़कर। क्या ये अनन्या सिंह और अन्य 4 के लिए सही नहीं है? ये सोचकर राजकुमार आदित्य वर्मा ने गहरी सांस ली। फिर जल्दी से अपने निष्कर्ष साझा करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चारों ओर फिर से शांति छा गई। राजकुमार आदित्य वर्मा की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ और अन्य लोग पुनः भ्रमित हो गए। कई लोगों ने अनन्या सिंह और अन्य लोगों की ओर देखा। अनन्या सिंह और अन्य 3 लोग किरण जोशी को उस हालत में देखकर उनसे सचमुच ईर्ष्या करने लगे। मैं सोच रही थी कि मैं काफ़ी समय से राघव मेहरा के साथ हूँ, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि राघव मेहरा मेरी इतनी कद्र नहीं करते। मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ। लेकिन अब राजकुमार आदित्य वर्मा ने जो कहा उससे सुनकर वे सभी रोना चाहते थे। पता चला कि उनका भी इसमें हिस्सा है। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, ये वरिष्ठ व्यक्ति सचमुच बहुत भयानक है। वह बहुत गणनाशील है। पार्वती मेनन स्तब्ध थीं, लेकिन इस समय उन्होंने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और बहुत ही अजीब आवाज में कहा, ग्रैंड मास्टर, मुझे यह वरिष्ठ बहुत उदार लगता है। वह मुझे सिर्फ इसलिए अवसर दे रहे हैं क्योंकि वह मुझे पसंद करते हैं। ये सुनकर ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, ये वरिष्ठ व्यक्ति ऐसे ही हैं। इनकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि ये सर्वशक्तिमान हैं और इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। और शायद एकमात्र चीज़ जो इन्हें खुश कर सकती है वह है अच्छे कर्म करना। ये शब्द कहे जाने के बाद आसपास के लोग भावुक हो गए। इस समय इंदिरा मेनन भी बोल पड़ी और अनन्या सिंह व अन्य तीनों की ओर देखते हुए बोली, मैं भी हाल ही में कुछ शिष्य बनाने की सोच रही हूँ। क्या आप लोग मेरे शिष्य बनने को तैयार हैं? ये शब्द कहे जाने के बाद मैदान पर मौजूद कई लोग अनन्या सिंह और अन्य 3 को घूरने लगे। बहुत ईर्ष्या हो रही है। संजय शर्मा ने ये दृश्य देखा और उन्हें कुछ समय पहले कही गई बात याद आ गई। यदि आपके वरिष्ठों ने आपको नोटिस कर लिया है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सफलता का इंतजार करें। अब सब कुछ निश्चित हो गया है। शांतिपुर। राघव मेहरा ने अपने लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। भोजन समाप्त करने के बाद वह बाहर आंगन में कुर्सी पर लेटा हुआ गोल चांद को देखता रहा। माया शर्मा और अनिका सूरी अंदर नहा रही थीं। 2 लोग एक साथ। लेकिन इसी समय राघव मेहरा को अचानक कई बार छींकें आईं। मेरे बारे में कौन सोच रहा है? यदि उसे पता चलता कि झानवू साम्राज्य के लोगों का एक समूह ये कल्पना कर रहा है कि वह कितना शक्तिशाली है, तो उसके चेहरे पर बहुत अजीब भाव आ जाता। इस दौरान माया शर्मा भी घर से बाहर निकलकर राघव मेहरा के पास चली गईं। माया शर्मा ने इस समय हल्के कपड़े पहने हुए थे और बाल धोए हुए थे। उनके बालों से पानी की कुछ बूंदें टपक रही थीं, जो चमकती चांदनी में रोशनी को परावर्तित कर रही थीं। राघव मेहरा ने देखा नहीं, लेकिन वह पहले से ही उसकी खुशबू सूंघ सकता था। मैं कुछ विचलित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। हमने कपड़े धो लिए हैं, अब आपकी बारी है, माया शर्मा ने कहा। राघव मेहरा ने निगलते हुए कहा, ठीक है। लेकिन वह व्यक्ति हिला तक नहीं। माया शर्मा राघव मेहरा के बगल में खड़ी हो गईं, आसमान की ओर देखा, पूर्णिमा के चांद को देखा और बोली, राघव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यह आत्मीय नाम सुनकर राघव मेहरा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। हालांकि अंधेरे के कारण यह बताना असंभव था कि क्या हो रहा था। राघव मेहरा ने कहा, आप कहिए। माया शर्मा ने राघव मेहरा की तरफ मुड़कर गंभीरता से कहा, तुम रोज देर रात मेरे कमरे में घुस आते हो, मेरे साथ लेते हो और फिर सुबह जल्दी से चले जाते हो। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। असल में मुझे तुम्हारे ऐसा करने पर कोई आपत्ति नहीं है। जो चाहो करो। गा। ये सुनकर राघव मेहरा दंग रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा व्यक्ति आसमान से गिरते उल्कापिंड से प्रभावित हो गया हो। दोनों शर्मिंदा और हैरान थे। राघव मेहरा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सके। क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप रात को बहुत गहरी नींद सोते हैं? अब ये क्या है? राघव मेहरा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, खासकर तब जब माया शर्मा ने कहा कि भविष्य में चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। वह वास्तव में छिपकर नहीं घूम रहा था। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। माया शर्मा की यह बात सुनकर कि उनकी कोई राय नहीं है और वह उसे जो चाहे करने देती हैं, राघव मेहरा का चेहरा और भी लाल हो गया। वह माया शर्मा को क्या जवाब दे, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या ये स्वीकारोक्ति है? अभी भी चिढ़ा रहे हो? लेकिन राघव मेहरा एक बात को लेकर निश्चिंत हैं।
माया शर्मा को पहले से ही उसके डरपोक व्यवहार के बारे में पता था। अरे, वह गलती से उसके बिस्तर पर लेट गया। राघव मेहरा को बिना कुछ बोले स्तब्ध खड़ा देखकर माया शर्मा ने भौहें चढ़ाईं, सिर हिलाया और घर की ओर चल पड़ी। क्या मूर्ख है! राघव मेहरा माया शर्मा के सुडौल शरीर को तब तक देखता रहा जब तक वह घर वापस नहीं आ गई और फिर उसे होश आया। एक क्षण के लिए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे 100 मिलियन से चूक गए हों। मैं बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ। राघव मेहरा बहुत दुखी था। माया शर्मा ने इतनी सफाई से कह दिया था, तो फिर वो इतना बेवकूफ़ क्यों था? बस सिर हिलाओ। हालांकि उस समय भी राघव मेहरा को पृथ्वी पर अपनी पत्नी की याद आ रही थी। हालांकि अब उसे याद नहीं था कि वह कैसी दिखती थी, लेकिन वह जानता था कि वह अब भी उससे प्यार करता था। राघव मेहरा ने मिंग्यू को देखा और आह भरी। कभी कभी चांद बहुत सुंदर होता है, जो अच्छी बात नहीं है। इसके बजाय ये लोगों के दिलों में हृदय विदारक लालसा जगाएगा। अगले दिन मौसम असाधारण रूप से अच्छा था। इस बार जब राघव मेहरा की नींद खुली तो वह माया शर्मा के कमरे में नहीं था। सब कुछ हमेशा की तरह है। अपने कमरे को देखते हुए राघव मेहरा को अचानक खालीपन का एहसास हुआ। कुछ ठीक नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया, नहाया और आंगन में चला गया। उसकी आंखें दरवाजे की दहलीज पर टिकी थीं। इस सीमा से बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा है। जब तक उसके पास समय था, उसने दहलीज को हटाना ही बेहतर समझा। उसने स्वर्ण पंख वाला अमर हथियार उठाया और दहलीज की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह कोई कदम उठाने वाला था, अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी। पहला लेवल ब्रेकिंग मिशन पूरा हो चुका है, पुरस्कार जारी कर दिए गए हैं और अगला लेवल ब्रेकिंग पॉइंट खोल दिया गया है। जब राघव मेहरा ने सिस्टम की आवाज़ सुनी तो उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। इतनी तेजी! उसने सोचा कि इसमें कुछ दिन लगेंगे, लेकिन अगर ये तेज है तो कोई बात नहीं, बशर्ते ये पुरुषों जितनी तेज ना हो। राघव मेहरा के चेहरे पर एक उम्मीद भरी नजर आ रही थी। मैं देखना चाहता हूं कि क्या साधना के लिए पुरस्कार के अलावा कोई विशेष पुरस्कार भी है। सिस्टम ने कहा कि चूंकि उसने पहली बार स्तर पूरा किया है, इसलिए उसे एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। वह विशेष शब्द की बहुत परवाह करते हैं। राघव मेहरा ने दहलीज पर नजर डाली और सोचा कि उसे फिलहाल यूं ही रहने दिया जाए। उसने दहलीज को नजरअंदाज किया और अपने कमरे में लौट गया। इसी समय अनिका सूरी भी उठी और राघव मेहरा और अन्य लोगों के लिए नाश्ता बनाने लगी। एक जीवित खाना पकाने का उपकरण। लेकिन उसे इस तरह का काम करना पसंद है। जहां तक माया शर्मा का सवाल है, वह अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन वह पहले ही जाग चुकी थी। उसकी आंखें छत पर टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर बेबसी का भाव था। वह अभी भी विचारों में खोई हुई थी। ऐसा लगता है जैसे वह किसी कठिन समस्या के बारे में सोच रहा है। एक क्षण सोचने के बाद उसने अपना मुंह खोलना शुरू किया, लेकिन उसके आसपास से कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही राघव मेहरा कमरे में दाखिल हुए, सिस्टम की आवाज गूंज उठी। नवजात आत्मा के 5वें स्तर तक पहुंचने पर मेजबान को अर्ध क्षेत्र प्रदान करें। मेजबान को एक सिस्टम संबंधी कार्य भी प्रदान करें। ये सुनकर राघव मेहरा की आंखें चौड़ी हो गईं। उनका मुंह खुल गया और उन्होंने अपने होठों से 2 शब्द कहे। डेढ़ क्षेत्र, नवजात आत्मा का 5वां स्तर। अपनी साधना के अतिरिक्त वह इस विशेष पुरस्कार की भी अधिक परवाह करता है। ये सिस्टम का एक सहायक कार्य निकला। यह क्या है? सिस्टम सहायक फंक्शन, मोचन फंक्शन। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अगले ही पल राघव मेहरा के सामने 4 बड़े शब्द प्रकट हो गए। एक्सचेंज इंटरफेस। राघव मेहरा ने अपने मन से उसे खोलने की कोशिश की। इसी समय एक प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी। मैंने बहुत सारी चीजें सूचीबद्ध देखीं। टॉर्च, कोला, मसालेदार स्ट्रिप्स, ड्यूरेक्स, पिस्तौल, ग्रेनेड, परमाणु बम। राघव मेहरा ने इधर उधर देखा तो पाया कि यहाँ सब कुछ आधुनिक था। वह इतना आलसी था कि अपने सामने रखी दैनिक आवश्यकताओं या मसालेदार नाश्ते पर ध्यान ही नहीं देता था, तथा केवल अच्छी चीजों पर ही ध्यान केंद्रित करता था, जैसे बंदूकें और ग्रेनेड। जब उसने परमाणु बम देखा तो उसकी सांस रुक गई। और उसने कुछ अलग भी देखा। छोटा ई गधा। इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखते हुए उसके मन में एक अजीब सी तस्वीर उभरी। एक मजेदार दृश्य जिसमें वे अनिका सूरी को अपनी पीठ पर बिठाकर एक छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार हैं और फिर अन्य अभ्यासकर्ताओं के सामने टहल रहे हैं। हे, बहुत दिलचस्प होना चाहिए। ये चीजें आसानी से प्राप्त नहीं होती।
इन वस्तुओं के चित्रों के नीचे कुछ संख्याएं हैं। उदाहरण के लिए कोक के लिए नीचे 10 बिंदु मोचन मूल्य दिया गया है। वह परमाणु बम के नीचे लिखी संख्याओं की श्रृंखला को पढ़ने में बहुत आलसी था, क्योंकि वह बहुत लंबी थी। उससे भी अधिक लंबा पिस्तौल का विनिमय मूल्य बहुत अधिक नहीं है, केवल 1000 अंक। यह अभी भी अपेक्षाकृत कम कीमत वाली पिस्तौल है। राघव मेहरा को इस विनिमय मूल्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस समय सिस्टम की आवाज़ फिर से सुनाई दी। चूंकि होस्ट ने पहला कार्य पूरा कर लिया है, इसलिए होस्ट विनिमय मूल्य प्राप्त करने की विधि चुन सकता है। पहला, मेज़बान अपने आसपास के लोगों को अपनी प्रशंसा करने के लिए प्रेरित करता है और उसे उसी के अनुरूप विनिमय मूल्य प्राप्त होता है। दूसरा, मेज़बान अपने आसपास के लोगों को अपनी प्रशंसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है और इस प्रकार संगत विनिमय मूल्य प्राप्त कर सकता है। तीसरा, मेज़बान आसपास के लोगों से पूछता है, क्या आप मुझे पसंद करते हैं, और यदि कोई हाँ में उत्तर देता है तो उसे संबंधित विनिमय मूल्य मिल सकता है। इन 3 विकल्पों को सुनकर राघव मेहरा गहरी सोच में पड़ गए। ये 3 विकल्प ये निर्धारित करेंगे कि भविष्य में उसके लिए मोचन मूल्य प्राप्त करना कितना कठिन होगा। उसे इसे सावधानी से तौलना पड़ा। राघव मेहरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैं उन्मूलन की प्रक्रिया का उपयोग कर सकता हूँ। यहाँ 3 मुख्य शब्द हैं, पसंद, प्रशंसा और पूजा। इन 3 भावनाओं की तीव्रता के संदर्भ में पसंद करना सबसे कम तीव्र है, उसके बाद प्रशंसा और अंत में पूजा। पहला तरीका लोगों को आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर करता है। दूसरा तरीका लोगों को आपकी पूजा करने पर मजबूर करता है। ये दोनों ऑपरेशन लगभग एक जैसे हैं। दोनों में से एक चुनें। पहला चुनें। इस तरह से रिडेम्पशन पॉइंट पाना आसान हो जाता है। और तीसरा विकल्प यह है कि मैं व्यक्तिगत रूप से पूछूं। जब तक दूसरा पक्ष कहता है कि उसे यह पसंद है, मुझे विनिमय मूल्य मिल सकता है। यह एक स्वैच्छिक अधिग्रहण है, जबकि पहला एक निष्क्रिय अधिग्रहण है। पसंद और प्रशंसा को जोड़ने पर प्रशंसा की तुलना में पसंद उत्पन्न करना स्पष्ट रूप से आसान है। और इस तीसरे विकल्प में एक धोखाधड़ी कीड़ा है। चाहे जिस व्यक्ति से पूछा जा रहा है उसे यह पसंद हो या न हो, केवल पसंद का उत्तर देने से काम चल जाएगा। इस तरह से उन्हें खत्म करने से उत्तर पता चल जाता है। राघव मेहरा के चेहरे पर अत्यंत गर्व का भाव था। उसके जैसे उत्कृष्ट छात्र के लिए इस तरह का प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के प्रश्नों जैसा ही है। सिस्टम, मैं तीसरा चुनता हूँ। एक बार ऐसा कहा गया। चारों ओर एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। माया शर्मा के कमरे में एक अजीब सा माहौल फैलने लगा। माया शर्मा का मुंह फड़क उठा। मेरे प्रिय, तुम बहुत अद्भुत हो। 2 सही उत्तरों को सीधे हटा दें। क्या आपने गलत उत्तर चुना? मैंने तो इसे पहले ही छोड़ दिया है। 3 उत्तरों में से उसने 2 सही उत्तर दिए, और सही उत्तर पहले 2 स्थानों पर रखे गए हैं। अब राघव मेहरा ने सीधे तीसरे को चुना। इसके अलावा उन्मूलन की उनकी विधि बहुत तार्किक है और बिल्कुल सही है। उसके चेहरे के भाव से 2 शब्द स्पष्ट हो गए। प्रशंसा करना। ऐसा लग रहा है जैसे कह रहा हो, तुम कमाल हो। माया शर्मा के पास कोई विकल्प नहीं था। हम केवल वही कर सकते हैं जो राघव मेहरा चुनते हैं। विनिमय मूल्य प्राप्त करने की विधि निर्धारित कर दी गई है। मेज़बान, आइए। कमरे के अंदर राघव मेहरा ने जब ये सुना तो वह बहुत गर्वित दिखे। यह उत्तर बहुत सरल है। अरे, मुझे बस कुछ परिचित लोगों को ढूंढना है, उनसे पूछना है कि क्या वे मुझे पसंद करते हैं, और फिर उनसे हाँ कहलवाना है। ये धोखा देने का तरीका है। राघव मेहरा का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं 2 बेहतरीन जवाबों से चूक रहा हूँ। राघव मेहरा को आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं थी। मैंने पहले यह अध्ययन करने का निर्णय लिया कि विनिमय मूल्य कैसे प्राप्त किया जाए। उसने रसोई घर की ओर देखा। अनिका सूरी को आजमाएं। राघव मेहरा चेहरे पर अश्लील भाव लिए रसोई की ओर चला गया। अनिका सूरी निश्चित रूप से उसे पसंद करती है। उसे अनिका सूरी से यह कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि वह उसे पसंद करती है। अनिका सूरी तो सीधे सीधे कह देंगी। माया शर्मा को अजीब लगा जब उन्होंने देखा कि राघव मेहरा पहले अनिका सूरी को ढूंढने गया था। राघव मेहरा रसोई में आया। अनिका सूरी ने अभी अभी नाश्ता बनाया था। राघव मेहरा को देखते ही उसने पूछा, भैया क्या हुआ? राघव मेहरा ने हंसते हुए कहा, अनिका सूरी, क्या तुम्हें अपना भाई पसंद है? ये सुनकर अनिका सूरी एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। तो फिर यह कहने के लिए तैयार रहें कि आपको ये पसंद है।
लेकिन इस समय उसे लगा जैसे उसने कुछ सुन लिया है और उसने अपना विचार बदल दिया और दृढ़ता से कहा, मुझे ये पसंद नहीं है। मेरा भाई अक्सर मुझे मारता है। वह मुझे फल भी नहीं खाने देता। मुझे केवल बहन माया शर्मा पसंद हैं। फक फक करना। ये कहने के बाद वह गुस्से से अपना नाश्ता लेकर बाहर चली गई। राघव मेहरा जहाँ थे वहीं रुके रहे, लकड़ी के टुकड़े की तरह। यह उनकी अपेक्षा से अलग क्यों है? राघव मेहरा ने अनिका सूरी को बाहर खदेड़ दिया और अनिका सूरी को रूठा हुआ देखकर उसका चेहरा अजीब हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैं सचमुच अनिका सूरी के प्रति बहुत कठोर था, लेकिन उन्होंने ऐसा अनिका सूरी की भलाई के लिए किया। ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ घुलना मिलना बहुत कठिन है। अनिका सूरी, मैं कोशिश करूंगा कि आगे से तुम्हें न मारूं। चलो, बस इतना कह दो कि तुम मुझे पसंद करती हो। राघव मेहरा के चेहरे पर मुस्कान थी और वह केवल उसे लुभाने के लिए ही बोल पा रहा था। अनिका सूरी अवाक रह गईं और बोली, ऐसा मत कहो। इतना कहकर उसने माया शर्मा की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, बहन माया शर्मा, उठो और नाश्ता कर लो। जैसे ही आवाज धीमी हुई, माया शर्मा बाहर आईं। जैसे ही राघव मेहरा ने माया शर्मा को देखा, उसने अनिका सूरी पर दबाव डालना बंद कर दिया और नाश्ता करने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। अब कोई रास्ता नहीं था। वह सचमुच नहीं जानता था कि माया शर्मा का सामना कैसे किया जाए। आखिर माया शर्मा ने कल रात जो कहा उसे स्वीकारोक्ति माना गया, लेकिन वह लकड़ी के टुकड़े की तरह था, कुछ भी नहीं कह रहा था। माया शर्मा ने राघव मेहरा की ओर देखा, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। मैं अभी भी राघव मेहरा की पसंद के बारे में कुछ नहीं कह सकता। इस समय उसने भी अनिका सूरी को घूरते हुए कहा, अनिका सूरी, तुम भाग्यशाली हो। कम से कम किसी ने तुमसे पूछा कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। ये सुनकर राघव मेहरा ने दलिया थूक दिया, फिर खड़े होकर बोला, मुझे कुछ काम है, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। ये कहते हुए वह तेजी से बाहर चला गया। माया शर्मा ने राघव मेहरा के भागते हुए रूप को देखा और अपना सिर हिलाकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। वह समझ नहीं पा रही थी कि रोए या हंसे। ऐसा इसलिए था क्योंकि राघव मेहरा उसके बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने उसे अस्वीकार कर दिया। ये बात अवाक लगती है। बिल्कुल नहीं, हमें इस मूर्ख की पृथ्वी की यादों को खोलने के लिए कुछ समय तक इंतजार करना होगा। माया शर्मा ने सिर हिलाया और नाश्ता करने लगीं। राघव मेहरा के याद से चले जाने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक बिना सिर वाली मक्खी हो। उन्होंने इस बारे में सोचा और विनिमय मूल्य प्राप्त करने की अपनी विधि को आजमाने के लिए अन्य लोगों को ढूंढने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसके दिमाग में डॉक्टर का ख्याल आया। इस समय क्लिनिक के दूसरी ओर डॉक्टर और दवा देने वाला लड़का खाली क्लिनिक में अकेले बैठे थे। आसपास कोई मरीज नहीं था। उनमें से किसी ने भी मक्खी मारने की जहमत नहीं उठाई। गुरुजी, मैंने एक किताब में एक बहुत ही अजीब बीमारी के बारे में पढ़ा था। उसमें लिखा था कि कुछ पुरुषों को एक खास बीमारी होती है जिससे वे महिलाओं को पसंद नहीं करते, बल्कि सिर्फ समान लिंग के लोगों को पसंद करते हैं। इसे लोन्ग्यांगज़िहाओ कहते हैं। उसमें यह भी लिखा था कि यह शौक असल में हमारे आसपास ही छिपा है, लेकिन मैंने इसे जिंदगी में कभी नहीं देखा। दवा वाला लड़का बहुत भोला है। डॉक्टर ने उसकी बोरियत का फायदा उठाया और बातचीत शुरू कर दी। तुम्हारे गुरु ज्ञानी और अनुभवी हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। बहुत से लोग वास्तव में पुरुष और स्त्री की कामुकता को पसंद करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। शायद उनकी नज़र में महिलाएं बेहद बदसूरत होती हैं और सभी पुरुष सुंदर होते हैं। ये सुनकर दवा वाला लड़का हंसा और बोला, वास्तव में मैं इन लोगों से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को इस बीमारी के बारे में नहीं सुना है। डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ऐसे विचार मत रखो। मैंने सुना है कि इस तरह के लोगों को तुम्हारी तरह नाजुक त्वचा और कोमल मांस पसंद होता है। तब मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं पहले ही बूढ़ा हो चुका हूँ। बशर्ते कि दूसरा व्यक्ति अंधा न हो। हा। ये सुनकर औषधि लड़के का शरीर ऐंठ गया और उसके शरीर का कुछ हिस्सा तनावग्रस्त हो गया। दोनों की बातचीत खत्म होते ही राघव मेहरा अंदर आ गए। राघव मेहरा ने इधर उधर देखा तो पाया कि अभी भी कोई मरीज नहीं है। उसे डॉक्टर के लिए थोड़ा दुख हुआ। उपनाम किडनी ट्रेजर व्यर्थ हो गया। राघव मेहरा को देखकर डॉक्टर की आंखें चमक उठीं। मिस्टर मेहरा, क्या आप बीमार हैं?
डॉक्टर को व्यवसाय के अवसर नजर आ रहे थे और जब उन्होंने राघव मेहरा को आते देखा तो उन्होंने खुशी से कुछ कहा। राघव मेहरा ने डॉक्टर की बातें सुनी और उनके उत्साहित चेहरे को देखा और अवाक रह गया। मैं बस ऊब गया हूं और आपसे बात करना चाहता हूं। राघव मेहरा ने उसकी ओर देखा और अवाक रह गया। ये सुनकर डॉक्टर ने आह भरी और कहा, ओह, आपने मुझे पहले नहीं बताया। मैं बेकार में इतना खुश था। राघव मेहरा, क्या बहुत समय हो गया है जब कोई डॉक्टर के पास आया है? राघव मेहरा ने पूछा। डॉक्टर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत दिनों से यहाँ कोई नहीं आया। देखो, अब तो यहाँ मक्खियाँ भी नहीं आती। राघव मेहरा मुस्कुराए और बोले, तुम दूसरे शहरों में जाकर क्यों नहीं देखते? मुझे डर है कि तुम भूख से मर जाओगे। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले ही योजना बना ली है। मैं भविष्य में दूसरे शहरों में भी जाऊंगा। हो सकता है मुझे वहां जाना पड़े। ये सुनकर राघव मेहरा ने उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, लगता है अब हम भविष्य में एक दूसरे से कम ही मिलेंगे। डॉक्टर के चेहरे पर अब भी एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। दरअसल वह अपना शहर छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ये शहर वाकई बहुत अजीब हो गया है। 5 साल पहले से यहाँ कोई बीमार नहीं पड़ा है। मुझे आश्चर्य है कि अगर उसे पता चले कि उसके सामने खड़ा राघव मेहरा ही वह अपराधी है जिसने उसके लिए खाना भी मुश्किल कर दिया है, तो उसे कैसा लगेगा। राघव मेहरा भी यहाँ आने का उद्देश्य नहीं भूले। इस समय अचानक उसके चेहरे पर एक आशा भरी मुस्कान उभर आई। बूढ़े आदमी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आप मुझे पसंद करते हैं? ये कहने के बाद डॉक्टर बस मुस्कुराकर कहना चाहते थे, बिल्कुल। आखिरकार अब शहर में हर किसी की राघव मेहरा के बारे में अच्छी धारणा है। हालांकि जैसे ही वह बोलने वाला था, वह अचानक दवा लड़के की अभिव्यक्ति देखकर दंग रह गया। फिर जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो, उसने तुरंत बोलना बंद कर दिया। इस समय औषधि लड़के की आंखें खुली हुई थीं और वह आश्चर्य से देख रहा था। जब डॉक्टर ने अपने प्रशिक्षु के चेहरे पर भाव देखे तो उन्हें अभी अभी हुई बातचीत याद आ गई। अभी वे इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे लॉन्ग यांग के बीच अच्छे संबंध उनके ठीक बगल में थे। डॉक्टर ने भयभीत भाव से राघव मेहरा की ओर देखा। मिस्टर मेहरा, उन्हें तो इस तरह का शौक नहीं होगा, है न? राघव मेहरा सचमुच इस बात का इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर कहें कि उन्हें ये पसंद आया। इस तरह वह देख सकेगा कि उसे विनिमय मूल्य मिल सकता है या नहीं। इसके अलावा हम सभी वयस्क आदमी हैं और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। यदि वह ये प्रश्न किसी महिला से पूछे तो इससे बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाएगी और उसे थप्पड़ भी पड़ सकता है। इस बारे में सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह ये प्रश्न कभी किसी महिला से नहीं पूछेगा, तथा जब कोई पुरुष उसे पकड़ लेगा तभी उससे पूछेगा। लेकिन ये दुनिया पृथ्वी जैसी नहीं है। जब आप किसी पुरुष से पूछेंगी कि क्या वो आपको पसंद करता है, तो वो आमतौर पर किसी खास शौक के बारे में नहीं सोचेगा। आखिरकार इस दुनिया में सभी पुरुष बहुत पवित्र हैं और लैंगजों की उम्र में ये संभावना और भी कम है कि उसके मन में कोई गलत विचार आएगा। मैं केवल दोस्तों के बीच के प्यार के बारे में सोचूंगा। तथापि जैसे ही उसने ये सोचना समाप्त किया, वह स्तब्ध रह गया। उसकी दृष्टि में डॉक्टर के चेहरे पर अचानक अत्यंत भयभीत भाव आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी विशेष अस्तित्व को देख रहा था। ये दृश्य देखकर राघव मेहरा का मुंह अचानक खुल गया। यह उस पहलू के बारे में नहीं सोच रहा है। डॉक्टर राघव मेहरा को घूरते रहे और अवाक रह गए, लेकिन उन्होंने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि शायद उन्होंने राघव मेहरा को गलत समझा था। हो सकता है कि राघव मेहरा उसे सचमुच पसंद करता हो, लेकिन वे सिर्फ दोस्त हैं। इसलिए उसने राघव मेहरा को गंभीरता से देखा, कड़वाहट से मुस्कुराया और पूछा, मिस्टर मेहरा, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? वह देखना चाहता था कि राघव मेहरा क्या जवाब देगा। ये सुनने के बाद राघव मेहरा ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, बेशक, बूढ़ा आदमी बहुत विनोदी है और उसका स्वभाव अच्छा है। मुझे वह बहुत पसंद है। राघव मेहरा को लगा कि अगर वह ऐसा कहेंगे तो डॉक्टर भी लाइक कर देंगे। ये समतुल्य विनिमय का सिद्धांत है। हालांकि जब डॉक्टर ने राघव मेहरा के गंभीर चेहरे को देखा तो वह कांपने से खुद को नहीं रोक सके। इसके अलावा डॉक्टर ने इस समय अपने प्रशिक्षु की अभिव्यक्ति भी देखी और ऐसा लग रहा था जैसे वह एक मजेदार कार्यक्रम देख रहा हो। दवा लेने वाला लड़का भी कुछ देर के लिए उलझन में था,
लेकिन अब जब वह होश में आया तो उसे अचानक ये बहुत दिलचस्प लगा। उसके मालिक ने बस इतना कहा कि उस तरह के व्यक्ति को केवल उसके जैसे नाजुक और कोमल लड़के ही पसंद आते हैं। अब हो सकता है कि श्री मेहरा भी ऐसे ही व्यक्ति हों, और उन्होंने वास्तव में अपने स्वामी से केवल यही एक प्रश्न पूछा था। डॉक्टर का मुंह फड़क उठा और वह बस यही पूछ पाया, तो मिस्टर मेहरा, क्या आप दोस्तों के बीच प्यार के बारे में पूछ रहे हैं? या उन्होंने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कही, जिससे सभी को असहजता कम करने का कुछ समय मिल गया। जब राघव मेहरा ने ये सुना तो वह दंग रह गया। वह अचानक अवाक रह गया। अरे, तुम गलत सोच रहे थे। राघव मेहरा बस यही सोच रहा था कि डॉक्टर के मन में कोई गलत विचार तो नहीं होंगे। अब डॉक्टर का सवाल सुनकर उसका चेहरा अजीब हो गया, लेकिन क्योंकि उसने अचानक बोलना बंद कर दिया था, डॉक्टर की नज़रें, जो मरीज के चेहरे को देखने के लिए डॉक्टर की तरह सबसे तेज थी, राघव मेहरा के भावों पर पड़ गईं। राघव मेहरा के अजीब भाव को देखकर वह तुरंत ही भयभीत पक्षी बन गया। इस समय राघव मेहरा को होश आया और उन्होंने समझाना चाहा। हालांकि इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाता, डॉक्टर ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। डॉक्टर जल्दी से एक कदम पीछे हटे और असहजता कम करने के लिए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोले, मिस्टर मेहरा, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गया। मुझे अचानक शौच जाने का मन कर रहा है। चलो पहले इस बारे में बात नहीं करते। शिष्य, कृपया मिस्टर मेहरा से अच्छी तरह बात कर लो। ये कहकर डॉक्टर तेजी से क्लिनिक के पीछे वाले आंगन की ओर चल पड़ा। गति इतनी तेज थी जैसे हवा का झोंका हो, मानो पैरों में छोटे छोटे पहिए हों। दवा लेने वाला लड़का ये देखकर दंग रह गया कि डॉक्टर उसे अकेला छोड़कर भाग गया। राघव मेहरा ने डॉक्टर की ओर देखा और उसका चेहरा बुरी तरह से तड़पने लगा। अब यह अच्छी बात है। कितनी बड़ी गलतफहमी है। बूढ़े आदमी, आप एक सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, आप क्या सोच रहे हैं? राघव मेहरा ने डॉक्टर को देखा जो आंगन में गायब हो गया था और चाहकर भी उसे समझा नहीं सका। लेकिन राघव मेहरा को इसकी परवाह नहीं है। उसे टेढ़ी सोच रखने दो, वैसे भी उसे यह शौक नहीं है, और उसे अपनी परछाई से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह केवल इस बात की परवाह करता है कि विनिमय मूल्य प्राप्त करने का उसका तरीका व्यवहार्य है या नहीं। तो राघव मेहरा ने दवा लड़के की ओर देखा। मुझे लगता है कि दवा बेचने वाला लड़का डॉक्टर जैसा नहीं होगा, जिसके मन में उस पहलू में अशुद्ध विचार होंगे। आखिरकार याओ टोंग एक मासूम युवक की तरह दिखता है। जियाओ जुन, मैं भी तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भाई चेन, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? राघव मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मेडिसिन बॉय ने राघव मेहरा की बात सुनी तो उसके शरीर का एक हिस्सा फिर से अकड़ गया। राघव मेहरा अपने आंगन में लौट आया। उसका चेहरा बहुत अजीब लग रहा था। इस दुनिया में सबके साथ क्या गलती है? वे सभी उस दिशा में क्यों सोचते हैं? राघव मेहरा तब अवाक रह गए जब उन्होंने दवा लेने वाले लड़के और डॉक्टर के भाग जाने के बारे में सोचा। यार्ड में लौटने के बाद राघव मेहरा का यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था। मैं ये देखने के लिए तैयार हूँ कि मेरी अगली चुनौती कहाँ है। ये भी देखें कि कार्य क्या है। उन्होंने इस बारे में सोचा और सोचा कि शायद यह मिशन भी पिछले मिशन जैसा ही होगा। अपना नाम कहीं प्रसिद्ध करो, लेकिन इस बार हम जिस स्थान पर जाएंगे वह बड़ा होना चाहिए। शायद एक साम्राज्य। राघव मेहरा को डर था कि लड़ाई से उसके अच्छे कपड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए उसने जंगल की ओर जाने से पहले अपने कपड़े बदल लिए। जब वे जंगल में पहुंचे तो राघव मेहरा ने चारों ओर देखा और पाया कि आसपास कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने ट्रांसमिशन चैनल खोल दिया। एक ब्लैक होल दिखाई देता है। वह अंदर आया। वह ये नहीं देख पाया कि कुछ ही दूरी पर एक गड्ढे में दो चमकती आंखें चुपके से उसे घूर रही थीं। राघव मेहरा की आंखें अंधेरी हो गईं और जब वे फिर से चमकी तो वह एक खाली दुकान में दिखाई दिया। ये दुकान बिल्कुल झानवू किंगडम की दुकान जैसी ही है। उसने अपने सामने एक मेज पर एक प्रकाश स्क्रीन भी देखी। इस स्तर के लिए मिशन इस पर लिखा है। लो, तुम्हारा नाम जितेंद्र दांडेकर है। इसी नाम से पिल संप्रदाय में शामिल हो जाओ और अपने रसायन विद्या कौशल से संप्रदाय के अधिकांश लोगों की प्रशंसा जीत लो। मिशन पूरा करो और तुम्हें एक प्रमुख क्षेत्र और एक विशेष उपहार से पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्य को देखकर राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं। यह मिशन अलग है। इसके लिए आपको पिल सैक्ट नामक एक संप्रदाय में शामिल होना होगा।
और वास्तव में उसे कार्य पूरा करने के लिए रसायन विद्या पर निर्भर रहना पड़ा। जिस बात ने उन्हें बेहद उत्साहित किया वह ये थी कि कार्य पूरा करने के बाद वास्तव में एक विशेष इनाम था। मुझे अभी जो अतिरिक्त सुविधा मिली है वह एक विशेष पुरस्कार है। क्या अगला विशेष पुरस्कार भी अच्छा होगा? राघव मेहरा थोड़ा उत्साहित और आशान्वित हो गया। उसने अभी अभी कीमिया के प्रारंभिक पाठ्यक्रम की किताब पढ़ी थी और उसे अच्छी तरह समझ भी लिया था। उसे लगा कि कीमिया में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कार्य उसके लिए बहुत कठिन नहीं है। मैंने वास्तव में इसका अभ्यास नहीं किया है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से मैं पहले से ही 5वीं कक्षा के कीमियागर के स्तर तक पहुंच सकता हूं। मेरी उम्र को देखते हुए एक 5वीं कक्षा का कीमियागर काफ़ी प्रभावशाली होना चाहिए। राघव मेहरा के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। कार्य समाप्त करने के बाद राघव मेहरा ने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। जब उसने झानवू राज्य की सड़कों से भी अधिक समृद्ध सड़कें देखीं तो उसकी आंखें चमक उठीं। यह अब राज्य नहीं रहना चाहिए, शायद ये सचमुच साम्राज्य है। राघव मेहरा सड़क पर चला गया। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सड़कें बड़ी हैं और भीड़भाड़ वाली नहीं लगती। राघव मेहरा ने यहाँ की स्थिति के बारे में लोगों से पूछना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने झानवू साम्राज्य में किया था। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, उन्होंने वह सब भी जान लिया जो वह जानना चाहते थे। ये वास्तव में एक साम्राज्य है जिसे दानवू साम्राज्य कहा जाता है। इस साम्राज्य की कीमिया संस्कृति अत्यंत समृद्ध है और यहाँ अनेक कीमियागर हैं। और वह स्थान जहाँ वह था वास्तव में इस साम्राज्य की शाही राजधानी थी। जहाँ तक पिल संप्रदाय का सवाल है जिसमें वह शामिल होना चाहता था, वह शाही शहर के पास था। इस संप्रदाय की बड़ी प्रतिष्ठा है। हालांकि शाही देश के निकट स्थित कई संप्रदायों में इसकी रैंकिंग अपेक्षाकृत कम है। बेशक ये बात कई लोगों को इस संप्रदाय में शामिल होने से नहीं रोकती। इसके अलावा राघव मेहरा को ये भी पता चला कि पिल संप्रदाय ने शाही शहर में एक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि वह शिष्यों की भर्ती करना चाहता है। राघव मेहरा मुस्कुराए और सोचा कि यह महज संयोग है, इसलिए वह एक दिशा में चल पड़े। अंततः वह एक चौराहे पर पहुंचा जो पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। आगे देखते हुए राघव मेहरा को नोटिस पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। वह बस इधर उधर देख पा रहा था और आखिरकार उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी और वह उसकी ओर चल पड़ा। यह एक मोटा आदमी है जिसका शरीर बड़ा है, बाल लंबे हैं, चेहरे पर कुछ दाग हैं और वह थोड़ा बदसूरत दिखता है। ये देखकर कि इस व्यक्ति का नोटिस में घुसने का कोई इरादा नहीं है, राघव मेहरा ने सोचा कि हो सकता है कि उसने नोटिस की विषय वस्तु पहले ही पढ़ ली हो। इसलिए मैंने उससे इस बारे में पूछने का सोचा। भाई, मुझे कुछ पूछना है। हालांकि राघव मेहरा ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। इस समय उसके सामने खड़ा मोटा आदमी अचानक अपना पूरा मोटा चेहरा हिलाने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सुअर का वध होने वाला है। मैं एक औरत हूँ, तुम भाई हो, आपका पूरा परिवार भाई है। 18 पीढ़ियों से आपके पूर्वज सभी भाई हैं। मोटा आदमी आंसू थूकने लगा। लार हर जगह फैल गई। राघव मेहरा को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि गाली देने वाली आवाज़ वास्तव में एक महिला की आवाज़ थी। राघव मेहरा आवाज़ सुनकर चौंक गए। अपने सामने खड़े मोटे आदमी को देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। ये वास्तव में एक महिला है। वह कुछ हद तक निर्दोष महसूस कर रहा था। तुम तो लड़के जैसे दिखते हो, मैं कैसे जानूंगा कि तुम लड़की हो? राघव मेहरा का मुंह बिचक गया। ये देखकर कि सामने वाला अब भी किसी की जान लेने पर तुला हुआ है, वह बस कड़वी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, मैं अभी गलत था। वाह, मुझे देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ और मेरे स्तन भी हैं। क्या तुम अंधे हो और तुम अब भी मुझे भाई कहते हो? उसके सामने खड़ा मोटा आदमी अभी भी गालियां दे रहा था। इस समय राघव मेहरा ने भी दूसरे पक्ष की सीधी छाती को देखा। अचानक मैं फिर से अवाक रह गया। ये वास्तव में कुछ जानकारी है, लेकिन आपके जितना वजन वाला कौन सा व्यक्ति यह जानकारी नहीं रखता है? शायद इससे भी बड़ा। राघव मेहरा केवल इतना ही कह सके, अहम सुंदर महिला, मेरा वास्तव में कोई गलती करने का इरादा नहीं था। आप शांत हो जाए। प्रिया सिंह अभी भी बहुत गुस्से में थी, लेकिन जब उसने राघव मेहरा को खूबसूरत लड़की कहते सुना तो वह दंग रह गई। फिर उसकी आंखें चमक उठीं, मानो तारों से भरी हों, और उसने पूछा, तुमने मुझे अभी क्या कहा था?
राघव मेहरा का मुंह फड़क गया और वह बस इतना ही कह सका, सुंदरता। ये सुनकर प्रिया सिंह जोर से हंस पड़ी। आप बहुत ज्यादा दयालु हो रहे हैं। मैं तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन आपकी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। राघव मेहरा ने प्रिया सिंह की ओर देखा, जिसकी मुस्कान उससे भी अधिक मर्दाना थी और उसका चेहरा बेतहाशा झुर्रीदार हो गया। भाई, बेहतर होगा कि आप हंसना बंद करें, ये थोड़ा आंखों में जलन पैदा करने वाला है। आप बहुत अच्छे हैं, मेरा मूड बहुत अच्छा है। जो पूछना है पूछ लीजिए, प्रिया सिंह ने हाथ हिलाकर गर्व से कहा। राघव मेहरा को समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया सिंह से क्या कहें। उन्होंने बस कुछ ऐसा कहा जो बेहद विनम्र था और धरती पर अक्सर सुना जाता है। क्या ऐसा होना ज़रूरी है? धरती पर जब आप चीज़ें खरीदने जाते हैं तो किसी को परवाह नहीं होती कि आप कैसे दिखते हैं। हो सकता है कि आप सुंदर लड़का या सुंदर आदमी जैसे शब्द सुनना न चाहें। चाहे आप कितने भी बदसूरत दिखें या कितने भी खराब कपड़े पहने, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपको बॉस कहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ तारीफें हैं और कोई भी इन पर विश्वास नहीं करेगा। ये देखकर कि प्रिया सिंह अब नाराज नहीं थी, राघव मेहरा ने भी पूछना शुरू कर दिया। सुंदर, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप पिलसेट की शिष्य भर्ती की स्थिति के बारे में जानती हैं? मैं बीच में नहीं आ सकता, इसलिए मैं केवल आपसे ही पूछ सकता हूँ। ये सुनकर प्रिया सिंह हंस पड़ा। तुमने बिल्कुल सही पूछा है। दरअसल मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, मैं पिलसेट की लीडर के मुकुट का रत्न हूं। बाद में जब उन्होंने बात की तो प्रिया सिंह ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और शर्माने लगीं। राघव मेहरा ने पलकें झपकाईं। कैसा संयोग है। जैसे ही प्रिया सिंह ने बोलना समाप्त किया, नोटिस पढ़ने वाले दो लोग बाहर आए और चर्चा करने लगे। हमें इसे 3 दिन में आजमाना होगा। पिल संप्रदाय के शिष्यों को स्वीकार करने के मानक बहुत अच्छे हैं, अन्य संप्रदायों जितने कठिन नहीं। लेकिन इस बार वे केवल 100 लोगों को स्वीकार कर रहे हैं और उनकी आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। मुझे डर है कि मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के लिए आपको एक निश्चित स्तर का कीमियागर होना चाहिए। कहना मुश्किल है। खैर, चलो जाकर देखते हैं। हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हों जो कीमियागर के स्तर तक नहीं पहुंचे हों। हे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं देखना चाहता हूं कि गोली संप्रदाय के नेता की आंख का रत्न दिखाई देगा या नहीं। मैंने सुना है कि वह परी की तरह सुंदर है। ये सच है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने उसे कभी नहीं देखा है। राघव मेहरा ने पास से गुजर रहे 2 लोगों की बातें सुनी और प्रिया सिंह की ओर शून्य दृष्टि से देखने लगा। बड़े भाई, क्या आपको यकीन है कि आप सचमुच गोली संप्रदाय के नेता की आंखों का तारा हैं? लोग कहते हैं कि संप्रदाय के नेता की बेटी एक परी है। आप, इसका वर्णन करना कठिन है। प्रिया सिंह ने भी उन दोनों की बातें सुनी। ये देखकर राघव मेहरा, जिसने उसे सुंदरी कहा था, बहुत हैरान हुआ। उसने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुरा दी। खैर, असल में मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, लेकिन परी की उपाधि बहुत अच्छी है। बोलते हुए वह हंसने लगी। उसका चेहरा चर्बी से भर गया। राघव मेहरा, ठीक है, बस खुश रहो। राघव मेहरा को दोनों लोगों का जवाब पहले से ही पता था और अब प्रिया सिंह से पूछने की उसकी इच्छा नहीं थी। वह खूबसूरत महिला, अलविदा। राघव मेहरा मुड़ा और चला गया। वह 3 दिनों में शिष्यों को स्वीकार करना शुरू कर देगा, इसलिए उसे इन 3 दिनों के दौरान कीमिया का अभ्यास करने के लिए एक जगह ढूंढनी चाहिए। आखिरकार 2 लोगों ने कहा कि शायद केवल कीमियागर ही गोली संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। अब उसे बस कुछ नुस्खे, एक कीमिया भट्टी और कुछ अमृत की जरूरत है ताकि वह इसे व्यवहार में ला सके। वैसे भी उसके पास पहले से ही कीमिया की मूल बातें हैं और शायद अगर वह कोशिश करे तो वह सफल हो सकेगा। इसलिए राघव मेहरा का अगला कदम अल्केमिस्ट यूनियन में जाकर अमृत और गोली बनाने की विधियां खरीदना था। जहां तक कीमिया भट्टी की बात है, वह जुबाव तांग से इसे खरीदने में बहुत आलसी था। यहाँ सामान खरीदने के लिए टोकन निकालने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह अभी भी नहीं भूल पाया है कि कुछ समय पहले टोकन लेने के बाद क्या हुआ था। उस समय उसकी मदद के लिए एक उपयाजक मौजूद था, इसलिए उसे सीधे तौर पर पीटा नहीं गया। लेकिन वह उस जगह से अपरिचित था और टोकन निकालने के बाद उसे पीटा जा सकता था और दरवाजे से बाहर निकाल दिया जा सकता था। मेरे पास अभी भी बहुत सारे स्पिरिट स्टोन हैं, इसलिए मैं उन्हें अल्केमिस्ट गिल्ड से खरीद लूँगा।
जब मैं उन्हें अच्छी तरह जान जाऊंगा तो मैं ट्रेजर हॉल में चीज़ें खरीदने के लिए टोकन का इस्तेमाल करूंगा। अल्केमिस्ट गिल्ड में ऋषि अग्रवाल ने उन्हें जो टोकन दिया था उसके साथ कोई छूट नहीं थी, बल्कि इससे अल्केमिस्ट गिल्ड के लोग अधिक विनम्र हो गए थे। अगर यह नकली भी पाया जाता है तो भी लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे ही राघव मेहरा ने कुछ कदम आगे बढ़ाया, प्रिया सिंह उसके आगे आ गई और उसका रास्ता रोक लिया। इस शरीर ने वास्तव में राघव मेहरा का रास्ता रोक दिया। विशालकाय प्रिया सिंह को देखकर राघव मेहरा का मुंह फिर से खुल गया। खासकर प्रिया सिंह का चेहरा देखकर, जो उससे ज्यादा मर्दाना था, उसे बहुत असहज महसूस हुआ। भाई, मुझे लगता है कि आपके लिए खुद को एक आदमी के रूप में सोचना बेहतर है। सुंदर महिला, क्या कुछ और है? राघव मेहरा को सुंदर महिलाओं के बारे में बात करते समय थोड़ा दोषी महसूस हुआ। जब प्रिया सिंह ने दोबारा सुंदरता शब्द सुना तो वह बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि राघव मेहरा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। इस तरह की प्रतिभा को उसके साथ अधिक समय बिताना चाहिए। सर, मैं देख रहा हूं कि आप पिल सेक्ट में शामिल होना चाहते हैं, है ना? मेरे पास आपको पिल सेक्ट में शामिल कराने का एक तरीका है। प्रिया सिंह ने अपना मन बना लिया है। राघव मेहरा को संप्रदाय में शामिल करने के बाद वह हर दिन राघव मेहरा को उसे सुंदर कहते हुए सुन सकती है। इसलिए उसने राघव मेहरा को संप्रदाय में शामिल करने के लिए अपने संबंधों का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं जताई। जब राघव मेहरा ने यह सुना तो उसे अचानक अपने चारों ओर ठंडक महसूस हुई। यह एक बुरा पूर्वाभास है। खैर, कोई ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, मुझे काम है। यदि कोई बिना किसी कारण के आप पर दया दिखाता है तो वह या तो देशद्रोही है या चोर। इतना कहकर राघव मेहरा प्रिया सिंह के पास से गुजरे और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। हालांकि जब प्रिया सिंह ने राघव मेहरा का इनकार देखा तो एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गईं, फिर वह फिर से आगे बढ़ी और राघव मेहरा का पीछा किया। यही एक ऐसा इंसान है जिसके पास दूरदर्शिता है और जो सुंदरता की कद्र कर सकता है। हम उसे जाने नहीं दे सकते। युवा मास्टर, दरअसल मैं, प्रिया सिंह ने पीछा करते हुए कहा। हालांकि जब वह अपनी बात आधी ही कह पाई थी तो उसने अचानक पाया कि राघव मेहरा बहुत तेज दौड़ रहा था और उसकी गति बहुत अधिक थी। राघव मेहरा को एक झटके में गायब होते देखना, प्रिया सिंह अवाक रह गईं। राघव मेहरा काफी देर तक दौड़ता रहा, फिर रुक गया। ये देखकर कि प्रिया सिंह पकड़ में नहीं है, उन्होंने राहत की सांस ली। ये कौन बर्दाश्त कर सकता है? और अभी अभी मुझे एक अस्पष्ट सा एहसास हुआ कि इस आदमी के कुछ इरादे हैं। वह मुझे ऐसा नहीं करने देगा, है ना? राघव मेहरा ने अपना सिर हिलाया और सिहर उठे। नीचे दबाए जाने के दृश्य की कल्पना करें और आपका चेहरा लाल हो जाएगा। अब वह केवल यही आशा कर सकता था कि प्रिया सिंह गोली संप्रदाय के नेता की बेटी न हो। यदि प्रिया सिंह वास्तव में संप्रदाय के नेता की बेटी थी और वह जानती थी कि वह गोली संप्रदाय में प्रवेश कर चुका है, तो वह अपने भविष्य के जीवन का पूर्वानुमान लगा सकता था। ये तो मौत से भी बदतर है। राघव मेहरा अभी भी डरा हुआ था और उसने फिर पीछे मुड़कर देखा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह पकड़ा नहीं गया है, उसने राहत महसूस की और किसी से अल्केमिस्ट गिल्ड का रास्ता पूछा। रास्ता पूछने के बाद वह एक दिशा में चल पड़ा। जल्द ही वह अल्केमिस्ट गिल्ड के दरवाजे पर पहुंच गया। वह मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। इस बार उन्होंने अपना सबक सीखा और तुरंत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पास नहीं गए, बल्कि पहले डीकन के पास गए। रिसेप्शन पर काम करने वाली एक नौकरानी के साथ वह बटलर के रिसेप्शन कक्ष में गया। लेकिन अंदर न जाना ही बेहतर है। जब वह अंदर गया तो दंग रह गया। ये तो मानो आकाश से बिजली गिरने जैसा था। मैं लीड बोर्ड पर ऊपर चढ़ते रहने के लिए फिर से टिप मांग रहा हूँ, और मैं उन सभी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कल टिप दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। राघव मेहरा ने सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा और उसका चेहरा फिर से तमतमा गया। सामने खड़ी महिला का नाम प्रिया सिंह है। कैसा पाप है। राघव मेहरा पीछे मुड़कर बाहर जाना चाहता था। मैं वास्तव में प्रिया सिंह के साथ ज्यादा संबंध नहीं रखना चाहता। उन्हें हमेशा लगता था कि प्रिया सिंह के कुछ खास इरादे हैं। अगर मैं गलती से उससे प्यार करने लगूं, उसका लगातार पीछा करना शुरू करें, उसे अब और जीने की जरूरत नहीं है। लेकिन वह पलटने ही वाला था। प्रिया सिंह ने कहा, युवा मास्टर, आप यहाँ क्यों हैं? ये तो एक संयोग है। चीखें सुनकर राघव मेहरा फिर से शर्मा गया। ठीक है, मैं बस कुछ खरीदना चाहता हूँ।
राघव मेहरा जानता था कि वह भाग नहीं सकता, इसलिए वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ सकता था। बोलते समय राघव मेहरा ने डीकन की ओर देखा। डीकन एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो काफी सुंदर और सज्जन था, लेकिन इस समय उस आदमी का भाव थोड़ा अजीब था। जब राघव मेहरा ने उस आदमी को देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी थोड़ा शर्मिंदा था। जिस क्षण उनकी आंखें मिली, ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी करीबी मित्र को जरूरत में देख लिया हो। जियाओजुन, ये युवक मेरे साथ कुछ खरीदना चाहता है। ये काफी निजी मामला है, इसलिए आपको यहाँ से चले जाना चाहिए या संप्रदाय में वापस चले जाना चाहिए। कैलाश सिंह ने बड़ी गंभीर दृष्टि से प्रिया सिंह को देखा। ये कहते हुए कैलाश सिंह ने राघव मेहरा की ओर देखा और चुपके से पलकें झपकाईं। राघव मेहरा ने तुरंत संकेत समझ लिया और कहा, ये सही है, मैं नहीं चाहता कि दूसरों को पता चले कि मैंने क्या खरीदा है। बहुत सुंदर महिला, मुझे आशा है कि आप समझ सकती हैं। प्रिया सिंह ने अपने चाचा और राघव मेहरा की बातें सुनकर भौहें चढ़ा दीं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल सिर हिलाकर कह सका, तो मैं बाहर जाकर इंतजार करूंगा। ये सुनकर कैलाश सिंह कांप उठे और जल्दी से बोले, इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये युवा स्वामी मुझसे काफी देर तक बातें कर सकते हैं। राघव मेहरा ने बहुत सहयोग किया और जोर से सिर हिलाया, हाँ, हम लंबी बातें करेंगे। प्रिया सिंह ने भौहें चढ़ाईं। उसने राघव मेहरा और दूसरे आदमी की ओर देखा और पूछा, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? राघव मेहरा और कैलाश सिंह ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ कहा, ये सही है। ये सुनकर प्रिया सिंह असहाय महसूस करने लगी। बड़े होने पर केवल उसके चाचा और उसके पिता ही उसे कहते थे कि वह अन्य लड़कियों की तुलना में अधिक सुंदर है और उसे अधिक आत्मविश्वासी बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अब जब राघव मेहरा सामने आए हैं तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि वह बहुत खूबसूरत हैं। इसलिए राघव मेहरा से मिलने के बाद वह वास्तव में कुछ समय तक उनके साथ रहना चाहती थी। मुझे लगता है कि राघव मेहरा ही वह व्यक्ति है जो उसकी सुंदरता की सराहना कर सकता है। राघव मेहरा के चले जाने के बाद उसके पास अपने चाचा के पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि शाही शहर में उसका कोई दोस्त नहीं था और कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था, न तो पुरुष और न ही महिला। कैलाश सिंह उनके चाचा हैं, जो अल्केमिस्ट गिल्ड में डीकन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जब समय मिलेगा तब आऊंगी। वैसे सर, आपका नाम क्या है? प्रिया सिंह ने पूछा। राघव मेहरा ने सीधे कहा, जितेंद्र दांडेकर, शुशन जियानयुवान के दीन का ही नाम। ये सुनकर प्रिया सिंह और कैलाश सिंह दंग रह गए। वही नाम, जितेंद्र दांडेकर नाम काफी दुर्लभ है, मैं वास्तव में ऐसा नाम कैसे पा सकता हूँ? प्रिया सिंह ने सिर हिलाया, फिर अनिच्छा से अलविदा कहा। प्रिया सिंह को जाते देख राघव मेहरा और कैलाश सिंह दोनों ने राहत की सांस ली। फिर दोनों कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। हम सभी इस दुनिया में भटकते रहते हैं और यह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मेरे प्यारे दोस्त, आपके सहयोग के लिए शुक्रिया। और हाँ, आप काफी अच्छे हैं। आप अपनी अंतरात्मा के खिलाफ मेरी भतीजी को सुंदर भी कह सकते हैं। आपका भविष्य उज्ज्वल है। कैलाश सिंह ने राघव मेहरा की अजीब तरह से प्रशंसा की। ये समझाना आसान था क्योंकि वह और प्रिया सिंह एक ही परिवार के सदस्य थे, इसलिए वह प्रिया सिंह को अधिक आश्वस्त करने के लिए केवल सफ़ेद झूठ ही बोल सकते थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि प्रिया सिंह अक्सर उनसे पूछती थी कि क्या वह सचमुच सुंदर है, और जब भी वे मिलते थे तो दर्जनों बार पूछती थी। लेकिन राघव मेहरा अलग हैं। वो अपनी भतीजी से पहले कभी नहीं मिले, लेकिन वो इतने मिलनसार हैं कि दिखाते हैं कि वो एक अच्छे इंसान हैं। यदि कोई और होता तो शायद वह सिर्फ गाली देकर बाहर निकल जाता। राघव मेहरा कड़वी मुस्कान के साथ बोला, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो उनका व्यक्तित्व है, शांतिपूर्ण और मिलनसार, बशर्ते कि उनकी मुलाकात किसी बुरे व्यक्ति से न हो। और वह महत्वपूर्ण बातें नहीं भूले, क्योंकि उसने अभी अभी वानबुदियाओं के साथ जो कुछ हुआ था उसका अनुभव किया था, इसलिए उसने टोकन निकाला और उसे देखने दिया। डीकन वान, मेरे पास एक टोकन है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही उसने यह बात कही, राघव मेहरा ने उसे बाहर निकाल लिया। कैलाश सिंह अब तक राघव मेहरा की कई बार जांच कर चुके हैं। नवजात आत्मा साधना का 5वां स्तर। इस आयु में, शाही देश में समान आयु के लोगों में ऐसी साधना दुर्लभ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने राघव मेहरा को पहले कभी नहीं देखा था। जहां तक राघव मेहरा द्वारा निकाले गए टोकन की बात है,
उसने उसे भी ले लिया, लेकिन उसे ध्यान से नहीं देखा। इसके बजाय उसने राघव मेहरा की ओर देखा और पूछा, महाशय, क्या आप कोई बाहरी व्यक्ति हैं या कोई साधारण साधक? मैंने आपको यहाँ शाही शहर में नहीं देखा। राघव मेहरा ने उत्तर दिया, वह कहीं और से आया है और वह बस एक साधारण किसान है। राघव मेहरा ने देखा कि प्रिया सिंह अल्केमिस्ट यूनियन के डीकन से परिचित थी और वान बुटियाओ ने यह भी कहा कि प्रिया सिंह उसकी भतीजी थी, इसलिए वह निश्चित हो सकता था कि प्रिया सिंह की पहचान असाधारण होनी चाहिए। हो सकता है कि वह सचमुच पिल संप्रदाय के नेता की बेटी हो। इस मामले में वान बुटियाओ पिल संप्रदाय के नेता का छोटा भाई है। उसे भविष्य में निश्चित रूप से पिल सेक्ट में शामिल होना होगा, इसलिए उसे अब वान बुटियाओ के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि भविष्य में उसे इससे कुछ लाभ हो जब वह अपनी रसायन विद्या के कौशल से पूरे संप्रदाय को प्रभावित कर सके। जहां तक इस टोकन की बात है, अगर वान बुटियाओ इसे पहचान लेता है तो निश्चित रूप से वान बुटियाओ उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। जब उनके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे तो वह ये भी सुझाव दे सकता है कि वह उनके संप्रदाय में शामिल हो जाए और रसायन विद्या सीखे। शायद वान बुटियाओ सीधे सहमत होंगे। राघव मेहरा की बात सुनकर कैलाश सिंह को राहत महसूस हुई और तभी उसकी नज़र राघव मेहरा द्वारा दिए गए टोकन पर पड़ी। उसने गंभीर दृष्टि डाली। एक नज़र देखने के बाद ही वह दंग रह गया। इसके बाद जो हुआ वह ठीक वैसा ही था जैसा कुछ समय पहले युद्ध साम्राज्य के अल्केमिस्ट गिल्ड में हुआ था। वान बुटियाओ ने राघव मेहरा से एक क्षण रुकने को कहा और फिर वह हवा के झोंके में बदल गया और राष्ट्रपति की ओर दौड़ पड़ा। इस समय महाद्वीप के केंद्र में कई बूढ़े आदमी एक साथ इकट्ठे हुए। ये लोग थे जितेंद्र दांडेकर, आरव, ऋषि अग्रवाल, गौतम अग्रवाल और सफ़ेद कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी। सफ़ेद वस्त्र पहने ये बूढ़ा आदमी फॉर्मेशन मास्टर्स गिल्ड का अध्यक्ष है। फॉर्मेशन मास्टर्स यूनियन के अध्यक्ष को जितेंद्र दांडेकर के माध्यम से राघव मेहरा के कृत्यों के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वह भी आरव और अन्य लोगों के साथ घुल मिल गया। अब कई लोग एक साथ इकट्ठे हुए और लगातार बातें करते रहे तथा कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करते रहे। तस्क, मैंने झानवू साम्राज्य से खबर सुनी है। ये सीनियर वाकई बहुत भयानक है। वह दिव्य रहस्यों का सटीक अनुमान लगा सकता है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। फॉर्मेशन मास्टर्स गिल्ड के अध्यक्ष ने चौंकते हुए कहा। कुछ समय पहले जितेंद्र दांडेकर से राघव मेहरा के कारनामों के बारे में सुनने के बाद भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ था। उन्हें लगा कि जितेंद्र दांडेकर उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस नश्वर संसार में इतना शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? जब तक उसे युद्ध साम्राज्य के अल्केमिस्ट गिल्ड के अध्यक्ष से कल रात भोज में हुई घटना के बारे में पता नहीं चला, तब तक वह इतना डर गया कि घुटनों के बल गिर पड़ा। अमर पृथ्वी पर उतर आया है। पूरा झानवू साम्राज्य आसमान छू गया और कई युवा सीधे अमर के शिष्य बन गए। एक व्यक्ति को तो सबसे शक्तिशाली अमर ने भी अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। जितेंद्र दांडेकर ने गंभीरता से कहा, वरिष्ठ, आपकी गणनाएं बहुत सटीक हैं। आपके पास सचमुच सब कुछ नियंत्रण में है। मैं आपको गंभीरता से बता सकता हूं कि आपको शायद पहले से ही पता होगा कि हम यहां इसी पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये सुनकर आरव और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। सहमति व्यक्त करें। हो सकता है कि राघव मेहरा हजारों मील दूर से उन्हें देख रहे हों। जैसे ही उन्होंने सिर हिलाया, ऋषि अग्रवाल ने पाया कि उनका पहचान टोकन अचानक बज उठा। पिछली बार जो कुछ हुआ था उसके बाद वह जानता था कि उसे यह समाचार सुनना ही होगा, इसलिए उसने निर्णायक रूप से इसे निकाला और सुना। लेकिन ये सुनकर वह सन्न रह गया और गहरी सांस ली। उसने जितेंद्र दांडेकर की तरफ देखा और बोला, अंदाज़ा लगाओ मैंने क्या खबर सुनी। जब आरव और अन्य लोगों ने उसे इस तरह देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। ये वरिष्ठों के बारे में कुछ होना चाहिए। ऋषि अग्रवाल बहुत हैरान हुए और बोले, वरिष्ठ, जितेंद्र दांडेकर नाम का उपयोग करते हुए पूर्वी क्षेत्र में एक शाही देश में प्रकट हुए। ये शब्द कहे जाने के बाद कई लोगों ने गहरी सांस ली। तभी अचानक उन्होंने मुड़कर जितेंद्र दांडेकर की ओर देखा। ये जितेंद्र दांडेकर ही थे जिन्होंने सुझाव दिया कि राघव मेहरा को पता होगा कि वे यहाँ एकत्र हुए हैं। अब सब ठीक है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, समाचार आ गया। वरिष्ठ अधिकारी शायद उन्हें यही बताना चाहते थे। आप सभी ने सही अनुमान लगाया। मैं निश्चित रूप से आप पर नज़र रख रहा हूँ,
चैप्टर्स। आप सभी के सुझावों के लिए धन्यवाद। मैं भी एक और सुझाव मांग रहा हूं ताकि मुझे और काम मिल सके। जितेंद्र दांडेकर भावुक हो गए। वरिष्ठ सचमुच भगवान हैं। ये सुनकर बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। फॉर्मेशन मास्टर्स गिल्ड के अध्यक्ष के पास अब कहने को कुछ नहीं है। इस तरह का वरिष्ठ मास्टर वास्तव में भयानक है। ऋषि अग्रवाल ने भी कहा, सीनियर कुछ समय पहले ही झानवु राज्य गए थे और कुछ ही समय बाद झानवु राज्य का स्वरूप बदल गया। न केवल एक अमर नश्वर संसार में अवतरित हुआ, बल्कि वह उपहार भी लाया। तो क्या इस बार भी सीनियर के पूर्वी क्षेत्र में प्रकट होने पर ऐसा ही नहीं होगा? ये सुनकर बाकी लोगों ने भी हाँ में सिर हिलाया। आरव बोला, वरिष्ठ, इस बार मैं सबसे पहले आपके अल्केमिस्ट यूनियन में जाऊंगा। आपको इस मामले को ठीक से संभालना होगा। अपने यूनियन के लोगों को आपको नाराज न करने दें। ऋषि अग्रवाल ने बार बार सिर हिलाया और आदेश देने लगे। आरव और बाकी लोग भी पीछे नहीं थे। अपने संघ के लोगों को कुछ भी गलत करने से रोकने के लिए उन्होंने भी अपनी पहचान के टोकन निकालने शुरू कर दिए और दूसरे पक्ष के लोगों को निर्देश देने लगे। बस इतना ही। दानवु साम्राज्य के दूसरी ओर अजीब घटनाएं दिखाई देने लगीं। कुछ प्रमुख ताकतों जैसे तियानजुन बिल्डिंग और जुबाओतांग यूनियनों ने जल्दबाजी में अपनी बैठकें शुरू कर दीं। यूनियन के सदस्यों को हमेशा 20 वर्ष की आयु के पुरुषों पर ध्यान देना चाहिए। और अल्केमिस्ट गिल्ड में इस समय वानबुदियाओ एक बूढ़ी औरत के साथ रह रहा था। बूढ़ी औरत ने हरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था और वह बहुत दयालु लग रही थी। उसके लंबे सफ़ेद बाल उसकी कमर तक पहुंचते हैं। उसके चेहरे की बनावट बहुत नाजुक है और जब वह जवान थी तो वह बहुत सुंदर रही होगी। जब आप उसके करीब जाते हैं तो आप उसमें एक सुखद हर्बल खुशबू महसूस कर सकते हैं। वह यहाँ की अल्केमिस्ट यूनियन की अध्यक्ष लावण्या शर्मा हैं। इस समय वे दोनों पहचान टोकन से आने वाली आवाज़ का इंतजार कर रहे थे और अगले ही क्षण पहचान चिन्ह कंपनित हो गया। एक आवाज़ सुनाई दी, ध्यान से सुनो, वह आदमी अमर से भी ज्यादा भयानक है। जब तुम उसे देखो तो उसे आदरपूर्वक वरिष्ठ कहकर पुकारना। जहां तक उसके निर्देशों का सवाल है, तुम्हें उनका पालन करना चाहिए। तुम्हें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कृपया इस वरिष्ठ के ठिकाने पर भी ध्यान दें। मुझे लगता है कि वह एक खास ताकत को उभारने में मदद करना चाहता है। कृपया मेरे लिए उस पर नज़र रखें। बाकी बातों की चिंता न करें और जानबूझकर उसके करीब न जाएं, कहीं वह नाराज न हो जाए। एक आखिरी बात, इस सीनियर के बारे में ज़्यादा लोगों को मत बताना। हो सकता है उसकी कुछ योजनाएं हों और हम उन्हें बिगाड़ नहीं सकते। पहचान टोकन से आदेशों की एक श्रृंखला आई। हर आवाज़ से कैलाश सिंह और लावण्या शर्मा स्तब्ध रह गए। वरिष्ठ, अमर, यह दोनों थोड़े घबरा गए। इतना भयानक व्यक्ति वास्तव में यहाँ आया था। बेशक इस समय तक वे ये शब्द याद कर चुके थे और इसे दृढ़तापूर्वक ध्यान में रखें। सुनने के बाद उन्होंने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन पहचान टोकन से कोई आवाज़ नहीं आई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। इस समय लावण्या शर्मा ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से पूछा, तो वह सीनियर कहाँ है? कैलाश सिंह ने तुरंत कहा, यह मेरे स्वागत कक्ष में है। इस प्रकार वे दोनों शीघ्रता से वहां पहुंचे। जहां तक महाद्वीप के केंद्र का सवाल है, ऋषि अग्रवाल और अन्य लोग अभी भी एक साथ एकत्र हुए। अभी भी राघव मेहरा से संबंधित मामलों पर चर्चा चल रही है। इस समय आरव अचानक बोला, दरअसल अगर हम सीनियर की हर हरकत पर बारीकी से ध्यान दें तो क्या इससे वह सचमुच दुखी हो जाएंगे? गौतम अग्रवाल ने सिर हिलाया और कहा, दरअसल मैंने भी इस बारे में सोचा है। सीनियर्स कभी कभी हमें संकेत देते हैं और कुछ करने को कहते हैं। हालांकि कभी कभी वे हमें कोई संकेत नहीं देते, लेकिन हम उनकी हरकतों पर ध्यान देते रहते हैं। शायद इससे वे दुखी होते हैं। आपकी बात सुनकर मुझे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। पिछली बार वरिष्ठ ने अपनी साधना का स्तर जिंदान के पहले स्तर पर छिपाया था, लेकिन इस बार उसकी साधना का स्तर युवानेंग के 5वें स्तर पर पहुंच गया है। मुझे लगता है कि इसमें जरूर कोई गहरा अर्थ होगा। जितेंद्र दांडेकर ने भी कहा। ये शब्द कहे जाने के बाद सभी लोग फिर से जितेंद्र दांडेकर की ओर देखने लगे। मैंने अभी जितेंद्र दांडेकर की बात का सही अनुमान लगाया था, इसलिए शायद इस बार भी मेरा अनुमान सही होगा। तो ये वास्तव में एक अलग बात है।
क्या आपको लगता है कि सीनियर हमें बता रहे हैं कि वह अपनी साधना को छुपा रहे हैं और इसे बदल रहे हैं क्योंकि वह अपनी पहचान छुपा रहे हैं? जितेंद्र दांडेकर की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, ये सही है सीनियर, पिछली बार आपने अपनी साधना छुपाई थी और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुपके से जिंदन टीम में शामिल हो गए थे। तो क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी खास टीम में शामिल होने के लिए अपनी साधना छुपा रहे हैं? आपको पता है, पिछली बार उस टीम के सभी सदस्यों ने बड़ी सफलता हासिल की थी। ये सुनकर फॉर्मेशन मास्टर्स यूनियन के अध्यक्ष अचानक चिल्लाए, हमारे यूनियन के किरण जोशी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। उन्होंने अपने मालिक को कुछ बताया था और कहा था कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें सीनियर की पहचान पता थी, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया। वह अनभिज्ञता का नाटक करते रहे और चुपके से सीनियर को नाटक करते देखते रहे। ये शब्द बोलते ही सबके मन में एक उत्तर उभर आया। क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर यह चाहते हों कि दूसरों को उनकी पहचान पता न चले? अगर हम ऐसा करें तो क्या ये? इस समय सभी लोग अचंभित थे। ये सही होना चाहिए। क्या आपके गुट को पिछली बार सीनियर से कोई अवसर मिला था? सभी ने अपना सिर हिलाया। तो सच सामने आ गया। मैं समझ गया सीनियर क्या सोच रहे होंगे, ऋषि अग्रवाल ने आश्चर्य से कहा, फिर जल्दी से अपना पहचान पत्र निकाला और लावण्या शर्मा को संदेश भेजा। सौभाग्य से जब संदेश प्रेषित किया गया तब तक लावण्या शर्मा राघव मेहरा तक नहीं पहुंची थी। इस व्यक्ति को वरिष्ठ मत कहो। यदि तुम आकाश में उड़ना चाहते हो तो उसके साथ एक सामान्य नवजात आत्मा क्षेत्र साधक की तरह व्यवहार करने का प्रयास करो, ये जानते हुए कि वह कितना भयानक है। उसकी असलियत समझो पर कुछ मत कहो, बस उसे कार्य करते देखो। हालांकि तुम्हें अभी भी एक बात का ध्यान रखना है, तुम्हें इस वरिष्ठ को नाराज नहीं करना चाहिए। दानवू साम्राज्य के किमियागर संघ के अंदर लावण्या शर्मा और दूसरा व्यक्ति अचानक रुक गए और यह सुनकर वे फिर से उलझन में पड़ गए। क्या हो रहा है? ये दिखावा करना कि आप नहीं जानते कि वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। दोनों ने एक दूसरे को फिर से देखा और अंततः उन्हें कोई परवाह नहीं रही, इसलिए वे केवल आदेश का पालन कर सकते थे और समायोजन शुरू कर सकते थे। फिर वह धीरे धीरे डीकन के स्वागत कक्ष की ओर चला गया। ठीक है, मैंने पहले ही आदेश दे दिया है। थोड़ी देर बाद अगर उन लोगों को जिन्होंने सीनियर की स्थिति पर ध्यान न देने का नाटक किया था मौका मिला तो हम सीनियर की पसंद समझ सकेंगे। ठीक है, जरा रुको। कई लोग इस प्रयोग के परिणामों को लेकर बेहद चिंतित थे। मैं सचमुच आशा करता हूं कि समय जल्दी बीत जाएगा। यहाँ मौजूद लोगों के अलावा एक व्यक्ति ऐसा भी था जो जानता था कि आरव और बाकी लोगों ने क्या कहा था। ये व्यक्ति विक्रम सूरी है। विक्रम सूरी आरव और अन्य लोगों से बहुत परिचित हो गया है। हर बार जब वह आरव और अन्य लोगों के साथ होता था तो राघव मेहरा की स्थिति जानने के लिए उसने सीधे आरव को एक खजाना दिया और उसे हर बार जब वे एक साथ होते थे तो खजाना खोलने के लिए कहा। इस तरह उसे पता चल जाएगा कि आरव और बाकी लोग क्या बात करते हैं। इस समय अमर महल में विक्रम सूरी आरव और अन्य लोगों की बातें सुन रहे थे। आरव और अन्य लोग क्या बातें कर रहे थे ये सुनने के बाद विक्रम सूरी को धरती पर आए इस व्यक्ति में रुचि होने लगी। कौन सा गुट नश्वर लोक में उतर आया है? लगता है वे वरिष्ठों के मोहरे होंगे। विक्रम सूरी ने आरव और अन्य लोगों से यह पूछने का निश्चय किया कि धरती पर आए ये 3 लोग कैसे दिखते थे। जब वह किसी को उन्हें ढूंढने के लिए भेजेगा तो उसे जाकर उनसे बात करनी होगी। वैसे उनसे पूछिए कि उन्हें अपने पूर्ववर्तियों से क्या अवसर मिले। दानवू साम्राज्य। राघव मेहरा ने खाली जगह में चारों ओर देखा, कुछ ऊब महसूस कर रहा था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसने वानबुडियाओं को वापस आते नहीं देखा। उन्हें तो यहाँ तक संदेह हो गया कि यहाँ टोकन को नकली समझ लिया गया। मैं कुछ असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। सौभाग्यवश कुछ देर इंतजार करने के बाद अंततः उसे बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ ही देर में कैलाश सिंह एक बूढ़ी औरत के साथ अंदर आए। जब राघव मेहरा ने उन 2 लोगों को देखा तो उनके चेहरे के भावों को देखता रह गया। पिछली बार जब वे झानवू राज्य में थे तो उन्होंने ये टोकन निकाला था और संजय शर्मा तथा अन्य लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया था तथा उन्हें वरिष्ठ कहा था। अभी अभी जब उसने वानबुदियाओं को जल्दी से जाते देखा तो उसे एक पल के लिए खुशी हुई, ये सोचकर कि वानबुदियाओं को इस टोकन को पहचानना चाहिए था।
लेकिन अब उन दोनों के चेहरों पर उदासीन मुस्कान देखकर वह थोड़ा अभिभूत हो गया। क्या ये टोकन नकली माना जाएगा? कैलाश सिंह ने राघव मेहरा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें टोकन लौटा दूंगा। कैलाश सिंह अब बहुत असहज महसूस कर रहा था। जब उसने राघव मेहरा को छोटा दोस्त कहा तो वह थोड़ा डरा हुआ था, पर फिर भी शांत रहने का नाटक कर रहा था। राघव मेहरा ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए टोकन वापस ले लिया। ये बात ठीक न अच्छी, कैलाश सिंह ने लावण्या शर्मा की ओर इशारा करते हुए कहा, सर, ये हमारी यूनियन के अध्यक्ष हैं। लावण्या शर्मा कैलाश सिंह से भी ज्यादा सामान्य व्यवहार कर रही थीं। चेहरे पर मुस्कान लिए उन्होंने सहजता से कहा, सर, मैं यहाँ की अध्यक्ष हूँ। भविष्य में कोई भी समस्या हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं। राघव मेहरा ने उन दोनों को देखा और महसूस किया कि उन दोनों की छवि उनके प्रति अच्छी थी और वे काफी विनम्र थे, लेकिन वह संजय शर्मा और अन्य लोगों की तरह सम्मानजनक नहीं थे। क्या ये हो सकता है कि यह साम्राज्य है और यह टोकन यहाँ गिल्ड मास्टर की ओर से एक शिष्टाचार है? ये सोचकर राघव मेहरा अब इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। उसके पास कोई खास योग्यता नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा उसने ऋषि अग्रवाल की जान बचाई थी और ये तो अच्छा ही था कि यहाँ के लोगों ने उसका सम्मान किया। राघव मेहरा ने सिर हिलाया और फिर अपनी यात्रा का उद्देश्य बताना शुरू किया। मैं यहाँ मुख्यतः कुछ कीमिया के नुस्खे, एक कीमिया भट्टी और कुछ आध्यात्मिक औषधियाँ खरीदने आया हूँ। पिलसैक जल्द ही शिष्यों की भर्ती करेगा और मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। राघव मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जैसे ही ये शब्द बोले गए, आसपास का माहौल अचानक शांत हो गया। कैलाश सिंह और लावण्या शर्मा दोनों हौंफने लगे। यह ऋषि अग्रवाल ने जो कुछ कहा था वह उनके कानों में गूंजने लगा। ऋषि अग्रवाल ने उन्हें बताया कि वे इस बात पर ध्यान दें कि यह व्यक्ति किन ताकतों में शामिल होने जा रहा है, वह क्या करने जा रहा है तथा किसके करीब जाने जा रहा है। सामान्यतः कहा जाए तो जो लोग इस बल में शामिल होंगे वे भविष्य में निश्चित रूप से समृद्ध होंगे। जो भी इसके करीब पहुंचता है वह आसमान तक उड़ सकता है। अब सब ठीक है, उसने वास्तव में कहा कि वह पिलसैक में शामिल होना चाहता था। लावण्या शर्मा ने आश्चर्य से वानबू डियाओ को देखा। कैलाश सिंह वहीं भावशून्य भाव से खड़े रहे, मानो उन्हें कोई चेतावनी दे दी गई हो। राघव मेहरा ने कहा कि वह उनके संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं, तो क्या उनका संप्रदाय वास्तव में आगे नहीं बढ़ेगा जैसा कि ऋषि अग्रवाल ने कहा था? वह थोड़ा उलझन में पड़ने लगा था। राघव मेहरा ने देखा कि उन दोनों के साथ अचानक कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उन्होंने भौहें चढ़ाईं और पूछा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ पर्याप्त नहीं है, या गोली का फॉर्मूला बेचा नहीं जा सकता? राघव मेहरा की बात सुनकर दोनों एक साथ होश में आए और जल्दी से सिर हिलाया। कैलाश सिंह इतने उत्तेजित थे कि उनका शरीर कांप रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी बाहरी भावनाओं को शांत किया। नहीं, वे सब हमारे पास हैं। राघव मेहरा ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, तो मुझे पहली से तीसरी श्रेणी की गोलियों के कुछ नुस्खे चाहिए, साथ ही नुस्खों में ज़रूरी आध्यात्मिक दवाइयाँ भी। जहाँ तक गोलियों की भट्टी की बात है, मुझे ऐसी भट्टी चाहिए जो तीसरी श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सके। ये सुनकर कैलाश सिंह ने जल्दी से सिर हिलाया और उसे लेने के लिए जाने ही वाला था। हालांकि वह अब भी लावण्या शर्मा की ओर देखना नहीं भूले और बोले, अध्यक्ष महोदय, कृपया इस युवा गुरु का उचित ढंग से स्वागत करने में मेरी सहायता करें। लावण्या शर्मा ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं वास्तव में वानबू ईगल से ईर्ष्या करता हूँ। राघव मेहरा ने तुरंत वानबू डियाओ को ढूंढ लिया। अध्यक्ष ऋषि अग्रवाल ने कहा कि राघव मेहरा लोगों को अवसर देने के लिए यहाँ हैं और उनके द्वारा चुने गए लोग ऊंचाइयों तक पहुँचेंगे। अब राघव मेहरा ने कहा कि वह पिलसैक में शामिल होना चाहता है और वानबू डियाओ को ढूंढने भी आया है। क्या इससे सब कुछ पक्का नहीं हो जाता? गोली संप्रदाय का उदय होने वाला है और उसे कड़ी मेहनत भी करनी होगी। हो सकता है कि इस व्यक्ति को खुश करके उसे कुछ अवसर मिल जाएं। कैलाश सिंह स्वागत कक्ष से बाहर चले गए। उनके चेहरे पर खुशी अब और नहीं छुप रही थी। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची और नीचे की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाते हुए कहा, हाँ। बाद में जब वह राघव मेहरा की जरूरत की चीजें जुटा रहा था तो उसने ध्वनि संचरण जेड स्लिप निकाली और अपने भाई से बातचीत शुरू कर दी। इस खुशखबरी को अवश्य साझा किया जाना चाहिए। साथ ही मुझे अपने भाई को कुछ बातें बतानी हैं जिन पर उसे ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि यह वरिष्ठ व्यक्ति शीघ्र ही अपने संप्रदाय में जाने वाला है। इसके अलावा इस सीनियर को ये पसंद है कि दूसरे लोग उसकी बातों को समझें, लेकिन उन्हें जोर से न कहें। उन्हें बस चुपचाप उसे काम करते हुए देखना है और उसका प्रदर्शन देखना है। जाने के कुछ समय बाद ही कैलाश सिंह राघव मेहरा की जरूरत की हर चीज लेकर आ गए। महोदय, यहाँ पहली से तीसरी श्रेणी की गोलियों के नुस्खों की एक पुस्तक है। अंदर दिए गए नुस्खों में सभी प्रकार की गोलियों का विस्तृत विवरण है। साथ ही पहली से तीसरी श्रेणी की सभी आध्यात्मिक औषधियां इस भंडारण वलय में हैं। जहां तक कीमिया भट्टी की बात है, आपके निर्देशानुसार तीसरी श्रेणी की भट्टी भी भंडारण वलय में रखी गई है। कैलाश सिंह ने बड़ी सावधानी से अंगूठी और एक किताब राघव मेहरा को सौंप दी। ये सुनकर राघव मेहरा थोड़ा चकित हो गया। प्रथम से तृतीय श्रेणी तक की सभी आध्यात्मिक औषधियां उपलब्ध हैं। तो इसकी कीमत कितनी है? अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं कि कितने स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत है? राघव मेहरा को डर था कि उसके पास मौजूद लाखों स्पिरिट स्टोन्स पर्याप्त नहीं थे। कैलाश सिंह ने कहा, चूंकि तुम्हारा और मेरा साथ होना तय है, तो 10,000 स्पिरिट स्टोन ही काफी होंगे। ये सुनकर राघव मेहरा दंग रह गया। केवल 10,000 आत्मा पत्थर? कितना घटिया! लावण्या शर्मा ने कैलाश सिंह का पर्दाफाश नहीं किया। केवल इन चीजों की कीमत ही कम से कम 100,000 स्पिरिट स्टोन होगी। राघव मेहरा स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि दूसरा पक्ष ऐसा सौदा नहीं करेगा जिससे बहुत अधिक नुकसान हो, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और इसे स्वीकार कर लिया। फिर 10,000 स्पिरिट स्टोन दे दिए। 10,000 आत्मा पत्थर वास्तव में उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं है। उसके पास अभी भी 400,000 से अधिक स्पिरिट स्टोन हैं। आपके आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही, मुझे कुछ और काम है और अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। राघव मेहरा ने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा। कैलाश सिंह और लावण्या शर्मा केवल सिर हिलाकर राघव मेहरा को बाहर भेज सके। राघव मेहरा के जाने के बाद वे दोनों कुछ देर तक चुप रहे। बाद में लावण्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कैलाश सिंह की ओर देखा और कहा, बूढ़ियो, ऐसा लगता है कि आपका संप्रदाय बहुत सफल होने वाला है। कैलाश सिंह ने सिर खुजलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह मामला अभी भी स्पष्ट नहीं है। हमें स्थिति देखनी होगी। उन्होंने ये भी सोचा कि उनके राष्ट्रपति ने जो कहा वह सच था। अगर यह सच है तो उनका संप्रदाय सचमुच आगे बढ़ जाएगा। संप्रदाय 3 दिन में छात्रों की भर्ती करेगा, मुझे जाना होगा। कैलाश सिंह ने उत्साह से सोचा। कुछ देर चलने के बाद राघव मेहरा खाली दुकान पर लौट आया। फिर वह टेलीपोर्टेशन के माध्यम से शांतिपुर लौट आए। वह ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि क्या वह इसे पढ़ने के बाद जादुई तरीके से नुस्खा समझ पाएगा। और साथ ही साथ भगवान क्षेत्र, अभी भी बादलों के ऊपर आसमान में 2 सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी वहां उदास भाव से बैठे थे। मैं वापस गया और जांच की। उस अवधि के दौरान मैंने किसी को प्राचीन अमर क्षेत्र में भेजा था। मैं भी। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो उनकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। लगता है हमारी याददाश्त मिटाने का कारण इसी घटना से जुड़ा है। और वे दोनों लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं। दोनों एक साथ चुप हो गए। अंत में एक व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है कि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास हमें अपनी यादें मिटाने के लिए मजबूर करने की शक्ति है। एक अन्य व्यक्ति ने उदास भाव से पूछा, अनंत देव सम्राट? देवलोक का स्वामी कोई और नहीं बल्कि शाश्वत देव सम्राट है। उसका नाम ब्रह्मेश्वर है। वह लाखों साल पहले सम्राट बना था और उसने एक ही झटके में दिव्य जगत का एकीकरण कर दिया था। कोई भी उसकी स्थिति को हिला नहीं सकता। लेकिन इन हजारों वर्षों के दौरान वह एकांत में थे और दिव्य दुनिया में उनकी कोई खबर नहीं थी। क्या ये हो सकता है कि वह एकांतवास से बाहर आया है? और प्राचीन अमर लोक से उसका क्या संबंध है? दोनों ने बहुत सोचा, लेकिन समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। अंततः दोनों इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या उन्हें प्राचीन परिलोक में कुछ और लोगों को भेजना चाहिए ताकि पता चल सके कि वहां क्या हुआ था। लेकिन जल्द ही दोनों ने यह विचार त्याग दिया। मुझे लगता है कि हमारे लिए सीधे अनंत देव सम्राट के पास जाना अधिक तेज होगा। ये सही है। हम दोनों दानव लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं। साथ मिलकर, भले ही देव सम्राट इतना शक्तिशाली हो, उसे हमें आसानी से छूने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए।
जब दोनों ने बातचीत समाप्त की तो उन्होंने साथ मिलकर देखने का निर्णय लिया। यदि शाश्वत देव सम्राट अभी भी एकांत में हैं, तो उनका संदेह गलत हो सकता है, लेकिन यदि यह सनातन देव सम्राट एकांतवास से बाहर आ गया है, तो उनकी अटकलें आधे से अधिक विश्वसनीय होंगी। अपना मन बनाने के बाद दोनों ने चलना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि वे दोनों एक साथ गायब हो गए और डोमेन के पार चले गए। ईश्वरीय क्षेत्र बहुत बड़ा है और यह विशाल क्षेत्र 3 क्षेत्रों में विभाजित है। दानव लोक, देवलोक और बुद्ध लोक हैं। वे दोनों दानव क्षेत्र के शीर्ष शक्तिशाली लोगों में से हैं। इन तीनों लोकों का शासक शाश्वत देव सम्राट है। अनंत देव सम्राट का स्थान इन तीनों लोकों से परे सर्वोच्च स्वर्ग है। दोनों कुछ देर तक इधर उधर घूमते रहे और फिर वे एक अजीब दुनिया में पहुंच गए। यहाँ बहुत शांति है, हवा सुगंध से भर गई है। इस दुनिया में समय धीमा प्रतीत होता है। दोनों ने आकाश की ओर देखा। गुंबद के ऊपर एक तैरता हुआ महाद्वीप है। वह भव्य मंदिर है। वह शाश्वत देव सम्राट ब्रह्मेश्वर का निवास स्थान है। वास्तव में संपूर्ण सर्वोच्च स्वर्ग शाश्वत देव सम्राट का क्षेत्र है और बहुत कम लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि वह दिव्य जगत के सबसे शक्तिशाली प्राणी को अपमानित करने से डरता था। दोनों ने गहरी सांस ली और फिर से चमकते हुए गुंबद पर बने मंदिर में प्रकट हो गए। वे एक वर्ग में थे। उनके सामने स्वर्ग तक जाने वाली एक जैद सीढ़ी थी। सीढ़ी सीधे ऊंचे आकाश की ओर ले जाती है। सबसे ऊपर एक हॉल है जो भयावह वातावरण से भरा हुआ है। यहीं पर शाश्वत देव सम्राट एकांतवास में थे, और जिस समय वे दोनों प्रकट हुए, उनके चारों ओर अचानक एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वह व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहने हुए था और युवा लग रहा था। संभवतः उसकी उम्र 30 के आसपास थी। पूरा व्यक्ति अत्यंत स्वच्छ दिखता है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सफ़ेद कपड़े बर्फ की तरह सफ़ेद हैं और वह एक सुंदर युवक है। जब दोनों ने सफ़ेद वस्त्र पहने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं। वे इस व्यक्ति को जानते थे। न केवल वे दोनों, बल्कि संपूर्ण ईश्वरीय क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति जो किसी न किसी स्तर पर था, इस व्यक्ति को जानता था। ये व्यक्ति अनंत देव सम्राट के 10 महान गुरुओं में से एक है। सूर्य देव। उसकी शक्ति अत्यंत भयानक है, जो अनंत देव सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर है। इसलिए सूर्य देव के समान साधना स्तर वाले 2 वृद्ध व्यक्ति भी इस समय केवल भौहें चढ़ा सकते थे। सूर्य देव ने उन दोनों की ओर देखा और मुस्कुराए, तुम दोनों को यहाँ आने के लिए इतना खाली समय कैसे मिल गया? हमें देव सम्राट से कुछ पूछना है, एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा। बूढ़े आदमी का नाम असुर राज है। सूर्य देव ने कहा, दिव्य सम्राट अभी अभी एकांतवास से बाहर आए हैं और अपनी शक्ति एकत्रित कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप दोनों उन्हें परेशान न करें। जब असुर राज और दूसरे आदमी ने ये सुना तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या आप सचमुच क्वारंटाइन से बाहर हैं? और वे अभी भी अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं। शाश्वत देव सम्राट तो पहले से ही सर्वशक्तिमान थे। अगर उनकी शक्ति और बढ़ जाए तो वह कितनी दूर तक पहुंच पाएगी? जब उन्होंने कारावास से बाहर शब्द सुना तो असुर राज और दूसरे व्यक्ति के चेहरे काले पड़ गए। ऐसा लगता है कि उनके कार्य शाश्वत देव सम्राट का काम रहे होंगे। असुर राज ने ठंडे स्वर में कहा, देव सम्राट सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं। वे अपनी इच्छानुसार लोगों की यादें मिटा देते हैं। हम आज यहाँ न्याय मांगने आए हैं। बेशक हम देव सम्राट का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम किसी को इस बारे में बताएंगे तो इससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। जब से शाश्वत देव सम्राट बने हैं, उन्होंने तीनों क्षेत्रों के मामलों की परवाह नहीं की है तथा उन्हें अपने आप विकसित होने दिया है। उन्होंने ईश्वरीय क्षेत्र का पक्ष सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि वे ईश्वरीय क्षेत्र से आए थे और हमेशा एक बाहरी व्यक्ति ही रहे। असुर राज की बातें सुनकर सूर्य देव के माथे पर बल पड़ गए। देव सम्राट बाहर नहीं गए। जैसे ही असुर राज ने बोलना समाप्त किया, उन तीनों के ऊपर की हवा अचानक हिल गई। इस दृश्य ने उन तीनों को चौंका दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि एक अत्यंत भयावह आभा उभरने लगी है। अगले ही क्षण अचानक हवा में 2 बड़ी बड़ी आंखें प्रकट हुईं। ये आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से घिरी हुई थीं और एक घर जितनी बड़ी थीं। और अगले ही पल अचानक एक और आवाज़ गूंजी, क्या आपने अभी कहा कि भूलने की बीमारी है? ये ध्वनि बेहद जादुई है। ये ताओ की ध्वनि जैसी लगती है, जो लोगों की आत्मा में गहराई तक उतरती और झंकृत होती है।
बड़ी बड़ी आंखें देखकर और आवाज सुनकर असुर राज और दूसरा आदमी दंग रह गए। ये कैसी शक्ति है? और उन्होंने यह आवाज पहले भी सुनी है। क्या ये शाश्वत देव सम्राट की आवाज नहीं है? ये सफलता किस स्तर तक पहुंच गई है? स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति बाहर आ रही है। असुर राज और दूसरे आदमी को चुप देखकर जुयान ने फिर कहा, मुझे सब कुछ बताओ जो हुआ। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। इस बार जैसे ही शब्द गिरे, एक अत्यंत भयानक आभा ने तुरंत असुर राज और दूसरे व्यक्ति को दबा दिया। असुर राज और दूसरे व्यक्ति को अचानक ऐसा लगा जैसे वे अपनी पीठ पर सैकड़ों पर्वतों को ढो रहे हों और उनके शरीर से अचानक पसीना बहने लगा। उनकी आंखें तुरंत दुगुनी चौड़ी हो गईं। क्या तमाशा चल रहा है? देव सम्राट इतना भयानक कब हो गया? दमन के इस दौर के बाद दोनों ही भयभीत हो गए। उसने जल्दी से बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। ये सुनने के बाद जायंट आइज ने दबाव वापस ले लिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, आप पाएंगे कि ये विशाल आंखें कांप रही थीं। बहुत उत्साहित लग रहा है। यादें मिटा दो, वे दोनों वहीं होंगे। वह उन दोनों की दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। विशाल नेत्र ने फिर असुर राज और दूसरे आदमी की ओर देखा और बहुत ठंडे स्वर में कहा, इस क्षण से सब कुछ अपने पास रखो और दिखावा करो कि यह कभी हुआ ही नहीं। अगर तुमने इसके बारे में किसी और को बताने की हिम्मत की तो मैं देवलोक से दानवलोक को गायब कर दूंगी। समझे? यह आवाज एक बार फिर दोनों लोगों के दिलों में उतर गई, जिससे वे कांप उठे। इस समय उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे मरने वाले हैं। मैं केवल जल्दी से सिर हिला सका। शांतिपुर। माया शर्मा आराम कुर्सी पर लेटी धूप सेंक रही थीं। अनिका सूरी भी उसके बगल में लेटी हुई थी। उनके वापस आने के बाद केवल राघव मेहरा ही कमरे में रुके। माया शर्मा ने अपना शरीर तानकर आंखें सिकुड़कर सूरज की ओर देखा और बुदबुदाई, लगता है आखिरकार मुझे खोज लिया गया है। लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। सालों से उनके हाथों अनगिनत लोग मारे गए थे और उन्होंने काफी लोगों की मदद भी की थी। उनके लिए दिव्य क्षेत्र वह है जिस तरह से अमर लोग नश्वर संसार को देखते हैं। माया शर्मा ने भी इस समय कमरे में देखा, अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई, यह मूर्ख। कमरे में राघव मेहरा ने गोली बनाने की विधि की पूरी किताब अभी अभी पढ़ी थी। उसके चेहरे पर तुरंत ही आनंद का भाव प्रकट हो गया। ये सचमुच काम करता है। हाँ, मैं निश्चित रूप से प्रतिभाशाली हूँ। इस समय राघव मेहरा को कीमिया का बहुत गहरा ज्ञान है। अब केवल अभ्यास ही शेष रह गया है। राघव मेहरा ने चारों ओर देखा। यहाँ अमृत बनाना निश्चित रूप से संभव नहीं है। यदि आप अमृत सही ढंग से नहीं बनाएंगे तो भट्टी फट जाएगी। अगर घर उड़ा दिया जाए तो मज़ा आएगा। चलो बाहर जाकर अभ्यास करते हैं। ओह, मैं अभी तक पिंग आन संप्रदाय नहीं गया हूँ, इसलिए यह वहाँ जाकर देखने का अच्छा अवसर है। चाहे कुछ भी हो, हियान संप्रदाय अभी भी उनका संप्रदाय है। अब जब उसने खुद को तैयार कर लिया है तो वह उड़कर वहाँ देख सकता है। पुनश्च मुझे अपने बड़े भाई का से इनाम पाने का सौभाग्य मिला। मुझे आज ही इसके बारे में पता चला। मैं दूसरे भाइयों से मिले इनामों के लिए भी बहुत आभारी हूँ। एक और